बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको बड़ी अच्छी आज की जो रिसर्च थी वो आपसे शेयर करते हैं। हमजा कह रहे थे कि बच्चों को मारना, तशद्दुद करना, माएँ समझती हैं कि हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, बच्चों को सुधारने के लिए हम हाथ उठा सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन ये पहले स्कूलों पर भी ये पाबंदी लगाई गई थी कि बच्चों पर तशद्दुद टीचर्स नहीं कर सकेंगे, इवन हाथ उठा सकेंगे या मार नहीं सकेंगे, एक थप्पड़ भी नहीं मार सकेंगे। तो अभी जो रिसर्च हम बता रहे थे वो भी कुछ ऐसी बिल्कुल है। वो ऐसी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च की गई है और उन्होंने फिर आगे पेरेंट्स को और टीचर्स को जो है तंबीह कर दिया है। रिसर्च ये की गई है कि बच्चे को हम समझते हैं कि हल्का फुल्का थप्पड़ मार देना उससे कोई मसला नहीं होता उसकी शख्सियत के ऊपर, बल्कि उसको पता लग जाता है उसने शायद कुछ गलत किया है तो आइंदा से वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उस थप्पड़ में जो हल्का फुल्का थप्पड़ आप समझते हैं और जिनसी तशद्दुद बाकायदा तौर पर जो सख्त वाला किया जाता है, बच्चे को जोर से किसी चीज़ से मारा जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और बच्चे का जो जहन है, उसके दिमाग का वो हिस्सा जो फैसला साजी करता है वो बुरी तरह मुतासिर होता है, शख्सियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। कि आप जो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं या बच्चे को आप देखना चाह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट भी हो, डिसीजन मेकर हो, वो नहीं बन पाएगा। उसकी जो वो हमजा यही बताना चाह रहे हैं कि जो आपका दिमाग होता है, जब दिमाग का वो हिस्सा जो कि आपका डिसीजन लेता है या जिसमें कॉन्फिडेंस जिससे बिल्ड होता है, वो आपका कहीं दब जाएगा। आप उस तरह से परफॉर्म और वो सिर्फ बच्चे तक नहीं रहेगा कि ऐसा वो बड़ा होगा तो वो दुरुस्त हो जाएगा, नहीं। जब वो जवान भी हो जाएगा तो उसकी फैसला साजी की जो कुव्वत है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई होगी और हम देख रहे होंगे कि वो अपनी अगली ज़िंदगी में बहुत मसाइल का शिकार रहेगा। बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। और सबसे अहम चीज़ जो इस रिसर्च के साथ रिलेट की गई है, हम देखते हैं कि बच्चा बुरी लत में पड़ गया है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमने बच्चे पर तशद्दुद किया होता है। बच्चा डिप्रेशन में जाता है, वो समझता है कि ये लोग तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते हैं, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, तो उसको कोई बुरी आदत पड़ जाती है। इसलिए ये उन्होंने सजेस्ट किया है कि बच्चे को थप्पड़ ना मारें, उसको समझाएं। उसकी अगर आप चाहते हैं कि बेहतरी हो, उसकी शख्सियत में निखार आए, तो उसको समझाने की कोशिश करें, उसके साथ डायलॉग करें, बच्चों की काउंसलिंग। और ये मोहब्बत और प्यार से कहते हैं ना कि बड़े से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है, तो बच्चे को क्यों नहीं मोल्ड किया जा सकता? बच्चे को अपने मुताबिक आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप प्यार से धीरे धीरे से उसको समझाएं तो मेरे ख्याल में ज्यादा असरअंदाज बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और चीज़ को जो एड्रेस किया गया कि माँ बाप अक्सर ये शिकवा करते हुए इशाल नजर आते हैं कि हमारा बच्चा बदल गया है, हमारे बच्चे के रवैये में कुछ तब्दीली आ गई है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि किस वजह से आ रही होती है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर, बाकी फैक्टर्स भी होते हैं यकीनन, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि बच्चा थप्पड़ उसके आपके लिए हल्का सा थप्पड़ है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बाकायदा तौर पर तशद्दुद है, वो उसको समझ रहा होता है। वो बच्चा है, के लिए तो हल्का सा थप्पड़ भी मार में कंसीडर करता है ना वो, कि मुझे मम्मा ने मारा, मुझे बाबा ने मारा, तो वो बच्चे की शख्सियत को खासा मुतासिर कर जाता है। बच्चा जो है वो डैमेज होकर रह जाता है, जो कि जिसके असरात जवानी में जाकर उसकी जो बाकी की जिंदगी है उस पर भी असरअंदाज होते हैं। तो हमें आज से अपने आप को जो है वो थोड़ा सा खुद में तब्दीली लाने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को उस तरह से ट्रीट करें जैसे कि हम खुद अपने लिए तसव्वुर कर रहे होते हैं। हम अपने लिए तो ये चाह रहे होते हैं कि हमसे सब प्यार से बात करें। हमारे हस्बैंड अगर हमसे प्यार से बात ना करे, इज्जत से बात ना करे तो हमें तकलीफ होती है। हमारी वाइफ अगर हमारे साथ इज्जत से बात ना करे तो हमें बुरा लग रहा होता है। पेरेंट्स अगर हमारे हमसे इज्जत से बात ना करें या प्यार से ना बात करें तो हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, बच्चे तो बिल्कुल नाजुक बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट कि जी कि अब इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा हो गया है, तो अब इसको थोड़ा सा तब्दील कर लीजिए। बच्चे पे वैसे ही हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसके बड़े होने का इंतजार ना कीजिए ताकि उसका दिमाग जो है वो हकीकी तौर पर बड़ा हो सके। चलें अब हम जो है बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से इशाल, जिसके खिलाफ जंग तो जारी है। आलमी वबा की तीसरी लहर में केसेस और अमवात बढ़ने का सिलसिला भी साथ ही तेजी से जारी है। केसेस में हालिया इजाफे के पेश नज़र कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं उनके औकात भी महदूद कर दिए गए हैं, मगर जो अनदेखा दुश्मन है
उसे हम उसी वक्त शिकस्त दे सकते हैं जब कौम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम खुद अपने आप को बेहतर नहीं करते हैं। हुकूमती SOP सख्ती से उन पर अमल करने की हमें ज़रूरत है। वैसे वफाकी वज़ीर असद उमर ने आवाम को उम्मीद दिलाई है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की सप्लाई अगर उम्मीद के मुताबिक रही तो ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीनेशन खोल दी जाएगी। तब अब उम्र का जो है वो दायरा कार नहीं रखा जाएगा, लेकिन 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद होंगे, क्योंकि हम खुद तो वैक्सीन बना नहीं रहे हैं, जो वैक्सीन बनाई गई है अभी तक वो 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए ही है। बच्चों के ऊपर अभी फेज़ 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं। कुछ जो हैं वैक्सीन ये कह रही हैं कि जी कि हमारी वैक्सीन जो है वो टीन एजर्स के लिए भी बेहतर है, लेकिन अभी तक ऐसी वैक्सीन जो है वो लगाई नहीं जा रही और हर्ड इम्यूनिटी के लिए पहले यही कहा जा रहा है कि 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। ये भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी इसके ऊपर काम किया जाए, बच्चों के लिए भी ये वैक्सीनेशन अवेलेबल हो ताकि बच्चे भी इससे महफूज रह सकें। क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बड़ों के लिए जहां पर इस हवाले से काम किया गया है, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन तैयार करने के लिए भी आलमी सतह पर इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। काम हो रहा है, लेकिन अभी उसमें कितना वक्त लगेगा ये देखना होगा। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू जब कर रहे थे, उनका कहना था कि तमाम ममालिक वैक्सीनेशन की खरीदारी के लिए 1 या 2 मैन्युफैक्चरर्स की जानिब देख रहे हैं, जिसकी वजह से खींचातानी की सूरत हाल इस वक्त जारी है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वबा की तीसरी लहर की सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात भी यही है कि ये बच्चों और नौजवानों को तेज़ी से अपना निशाना बना रही है। पहले हम कहते थे कि बुजुर्गों को महफूज रखें, घरों तक महदूद कर लें, बुजुर्ग मसाजिद में ना जाएं या मार्केट्स में ना जाएं। अब आप अगर देखें तो बच्चे और जवान जो है वो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सैकड़ों बच्चों को वायरस अपनी लपेट में ले चुका है हमजा, जबकि कोरोना की तीसरी लहर 31 से 40 साल तक के जो मर्द हैं उनके लिए भी खतरनाक करार दे दी गई है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं। बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की जो इस एज ब्रैकेट के अंदर है। इसकी ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, जिनमें कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई है, जो कि तशवीशनाक है। 41 से 50 साल तक के अफराद में कोरोना मुस्बत केसेस शरह जो है वो उससे भी बढ़ गई है और वो 12% तक पहुंच गई है। और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ये भी कह रही हैं कि सूबे में मजमूई तौर पर 7.5 लाख से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, डेटा क्या अभी तक कलेक्ट किया गया, NCOC की जानिब से बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए NCOC के जो अहकामात हैं, क्या नंबर्स आए, कितने फ़ीसद अमल दरामद हो रहा है? देखिए जी, इस वक्त हुकूमत ने SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए सख्ती शुरू कर दी है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अब जुर्माने भी हो रहे हैं, दुकानें भी सील हो रही हैं और मास्क के ना इस्तेमाल होने के ऊपर भी सख्त इकदाम लिए जा रहे हैं। उसके अलावा तमाम मार्केट प्लेसेस को जो है वो 6 बजे सख्ती से बंद कराया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी 50% लोगों को बैठने की इजाज़त है, उसकी भी चेकिंग हो रही है। इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई और तमाम किस्म की जितनी भी समाजी एक्टिविटीज़ हैं, शादी ब्याह वगैरह जितनी गैदरिंग्स हैं, उन पे टोटल बैन लगा दिया गया है और इन तमाम चीज़ों को बड़ी सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। लोकल इंतज़ामिया इसको चेक कर रही है और जहाँ कहीं भी कोई खिलाफ वर्जी होती है तो वहाँ पे जुर्माने भी होते हैं, गिरफ्तारी होती हैं। अब हुकूमत जो है वो इन तमाम चीज़ों को बहुत सख्ती से देख रही है। नौशीन साहिबा, इस्लामाबाद की अगर बात करें और दीगर इलाकों में देखें तो बच्चों के कोरोना केसेस काफ़ी जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं, देखने को हमें मिले हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत तो ये कहती है कि बच्चों में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा नहीं हुआ, पहले जितनी ही तादाद है। देखिए, हुकूमत जो भी बात बता रही है वो अपने डाटा के ऊपर जो हमारे पास NCOC में डाटा आता है उसके बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। जो पिछली वेव्स थी उसके अंदर टोटल केसेस जितने थे उनमें बच्चों का शरह जो थी वो 3% थी। ठीक है। इस दफा भी जो टोटल केसेस हैं उनमें बच्चों की शरह जो है वो 3% ही है, पर चूंकि केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है इसलिए हमें ओवरऑल लगता है कि बच्चों की तादाद ज्यादा हो गई है। ठीक है। शरह फीसद जो इन्फेक्टिविटी की है वो बच्चों में आज भी 3% है, पर पहले जहाँ पे 1000, 2000, 1500, 2000 लोग इफेक्ट हो रहे थे, आज चूंकि 5000 से 5500 तक का इन्फेक्टिविटी जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उनका रेशियो आ रहा है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहे इतने लोगों के, तो उसके अंदर फिर जाहिर है कि अगर हम 3% देखें तो वो तादाद ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए ऐसे लग रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, वरना 3% की शरह है जो पहले भी थी
पहली वेव, दूसरी वेव और तीसरी वेव में भी उतनी ही है, 3% ही है जी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, एक अहम चीज़ लोग सवाल कर रहे हैं, 50 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो 50 से 60 साल की ब्रैकेट के अंदर आते हैं, एज ब्रैकेट के अंदर, उनकी कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी अर्सा हो गया शुरू हो गई, लेकिन उन्हें वैक्सीन लगवाई नहीं जा रही है अभी तक। जो है वक्त वो शायद अभी नहीं आया कि उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। मतलूबा तादाद में क्या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? कब से उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा? देखिए, वैक्सीन जो है वो हुकूमत जो है वो इस वक्त हर एवेन्यू से वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रही है। उसके अंदर सबसे पहले तो जो हमें चाइना से गिफ्ट मिला था वो वाली मजीद 5 लाख डोजेज आ रही हैं। ठीक है। उसके अलावा हुकूमत ने परचेज की हैं 10 लाख डोजेज जो है साइनोफार्म की, जो कि पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है। 60,000 वैक्सीन जो सिंगल डोज कैंसिनो बायो की है वो भी हुकूमत ने खरीदी है, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है। और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि जो हमने खरीदी है साइनोफार्म, उसकी मजीद कई लाख डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। और कैंसिनो बायो की जो बल्क प्रोक्योरमेंट की गई है कि एक बल्क फॉर्म में वैक्सीन मंगवाई गई है, जिससे 30 लाख डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान NIH इस्लामाबाद में खुद बनाई जाएंगी, उसकी सिंगल पैकिंग करके। तो वो वाली भी इंशाल्लाह अप्रैल के आखिर में हमारे पास आ जाएंगी। इस तरह मई के महीने में हमारे पास मिलियंस ऑफ डोजेज इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगी। और इसीलिए कहा, असद उमर साहब ने बताया है कि ईद के फौरी बाद हम ना सिर्फ 50 बल्कि बाकी तमाम जितने भी एज ग्रुप्स हैं उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। और ये चूँकि वैक्सीन वाफिर मिकदार में उस वक्त तक आ जाएंगी तो फिर सबको फौरी तौर पे लगनी शुरू हो जाएंगी। मगर इस वक्त भी जो है वो हमारी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। इस वक्त असल इशू ये है कि लोगों का रजिस्ट्रेशन रेशियो बहुत कम है। अभी तक हमारे पास जो डाटा है वो 20-21 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया है, जबकि इस वक्त जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। जैसे ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ा के वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया जाएगा। तकरीबन 1.5 से 2 लाख पर डे वैक्सीनेशन पर लेकर जाने का प्रोग्राम है जी। नौशीन साहिबा, अगर हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेना तो पहले तकरीबन 100% पर काम कर रहा है। अगर भारत की तरह यहाँ भी केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो बहरान की कैफियत हो सकती है। इस हवाले से क्या तैयारी की है आपने? जी बिल्कुल, हुकूमत के पास सारे फिगर्स हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा का जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उनकी तादाद जो है वो पहली वेव से ज़्यादा हो चुकी हुई है। पहली वेव में जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, इस वेव में उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। और इसके लिए हुकूमत जो है वो अपनी पूरी उन्होंने अपना प्रोग्राम लाएअमल जो है वो तय किया हुआ है। हम लोग जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। मज़ीद कुछ हॉस्पिटल के बेड्स जो हैं उसको कोरोना के लिए एलोकेट किया जा रहा है, जो दूसरे शोबों के बेड्स थे तो उससे भी बेड्स की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी बातचीत जारी है कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ बेड्स जो हैं वो हुकूमत को दे दिए जाएं, जहाँ पे हुकूमत जो है वो अपने कोरोना पेशेंट्स को रखेगी। तो इस तरह से बाकी भी ऑक्सीजन की प्रोविज़न के लिए भी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको भी देखा जा रहा है कि उसकी किसी किस्म की शॉर्टेज ना आए। और जितनी दवाइयाँ कोरोना के इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी इंजेक्शंस जो होते हैं उनको भी इंश्योर किया जा रहा है कि उनकी भी किसी किस्म की शॉर्टेज ना आए। इसके साथ साथ टेस्टिंग की फैसिलिटी को भी जो है वो हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी उसकी भी काफ़ी बढ़ गई हुई है। जितने मतलब टेस्ट हो रहे हैं इससे ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। मैं समझती हूँ तमाम चीज़ों को हुकूमत देख रही है कि जिस तरह हमारे पास बर्डन बढ़ रहा है हम उसको टैकल करने के लिए अपने वसाइल जो हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं। जी डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है हम कम से कम ईद के बाद जो है तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर सकें और बड़ी तादाद में लोग रजिस्टर तो करवाएं। कम से कम अगर आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर आप लोग 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं और आप नहीं अपने आप को रजिस्टर करवा रहे तो आपको फौरी तौर पर रजिस्टर करवा के वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। एटलीस्ट आप लिस्ट में तो शामिल हो जाएं कि आपको भी वैक्सीनेशन लगनी है, और ताकि
के अदाद-ओ-शुमार जो हुकूमत के पास हैं वो फिगर जो है वो सही तरीके से आ सकें कि कितने लोग हैं अभी जिनको वैक्सीनेशन जो है अभी भी ज़रूरत है और जिनको लगनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सामने लाया गया है। ये प्रोग्राम है रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसका आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया गया है, जिसके तहत 5 साल में 3.5 लाख स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे पहले पंजाब हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है कि पंजाब हुकूमत ने इसका ऐलान किया था, इसका आगाज़ किया था। अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाक भी जो है इस पर अमल कर रहा है, उनकी पीछे पीछे चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हुकूमत हर साल 5.5 अरब रुपए इस स्कॉलरशिप पर खर्च करेगी। और वफाकी दारुल हुकूमत में तकरीब से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत ताउन कर रही है। कोशिश है प्रोग्राम का दायरा कार पूरे मुल्क में हो। बहुत अच्छी बात है, फैलाया जाए, पूरे मुल्क के जो बच्चे हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पंजाब ने ये स्कॉलरशिप शुरू की, अब विफाक और केपी में भी वो भी सामने आ गए हैं, बिल्कुल आ गया, और वहाँ पर भी काम जो है वो हो रहा है इसके ऊपर। स्कॉलरशिप तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए है, कोई एक सूबा या एक घर या एक बच्चा इससे वो मुस्तफ़ीद नहीं होगा, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। हाँ जी, उन्होंने मजीद कहा कि कौम तब अजीम बनती है जब कानून की बालादस्ती हो। हम कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटा चोर जितनी भी चोरी कर ले, लंदन में फ्लैट नहीं खरीद सकता, और चोर पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले जाता है। ये दीगर मामलात पर भी वो बात कर रहे थे। हम बात करेंगे रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से। हम मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया था, इनिशिएटिव था पंजाब हुकूमत का। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप कौन सी जमात के तलबा के लिए है? बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब दूसरे सूबे भी आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इन स्कॉलरशिप्स का तरीकाकार क्या होगा, जरा ये बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं 92 न्यूज़ की शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमारा गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव आता है तो आप लोग हमारे अच्छे इक़दाम हैं उसको ज़रूर आवाम से उसको आगाह करते हैं। रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप हमारी जो एजुकेशनल इस्लाहात, एजुकेशन रिफॉर्म्स की हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो ये उस ज़िमन में ये लॉन्च किया गया है। बल्कि आप लोगों ने पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम किया था जब हमने इसको पंजाब में लॉन्च किया था। ये प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है, और आपको पता है कि उनके पास हमारे पास एक टेस्ट केस, बड़ा खूबसूरत सक्सेसफुल केस हमारे पास ऑलरेडी था नमल यूनिवर्सिटी की शक्ल में। तो इसको अब हमने पूरे मुल्क के ऊपर जो है ना इसको बढ़ा दिया है। ये अंडर ग्रेजुएट की जो स्कॉलरशिप है, ये उसमें हम अंडर ग्रेजुएट तक के जो बच्चे हैं जो गरीब घरानों से जिनका ताल्लुक है और जो डिज़र्व करते हैं, और जो अगर उनको एजुकेशन के मौके मिलें तो वो आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उनके लिए है, जिसमें वफाक भी इसको कर रहा है और हमारे 2 सूबे जिसमें केपी एंड पंजाब, वो दोनों भी इसको कर रहे हैं। और फेडरल गवर्नमेंट ने इसका बजट को जो रखा है 5 सालों के लिए, उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। वो है 27.93 बिलियन रुपए। और उसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो सालाना जो पंजाब है वो 1 अरब रुपए इस मद में, ये जो रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप है उसकी मद में हम लोग देंगे। और अगर हम केपी की बात करें तो केपी के अंदर इसका टोटल बजट जो है वो कोई 427 मिलियन रुपए है। और ये कोई 129 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को हम इसमें इंशाल्लाह इंगेज करेंगे। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी आने वाली नस्लों की, और ये एक जो गुर्बत से निकालने में इस वाले जो प्रोग्राम का इंतहाई अहम रोल होगा कि जब हमारे बच्चे एजुकेशन लेंगे और फिर वो जाके एक कारामद शहरी के तौर पर अपने मुल्क की तरक्की के अंदर हिस्सा डाल सकेंगे, और इंशाल्लाह वो अपनी दान को भी अपलिफ्ट करेंगे और फिर वो अपनी सोसाइटी में भी एक उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा। इस स्कॉलरशिप के तहत आला तालीम के लिए तलबा को क्या बाहर भी भेजा जाएगा? देखें, इनिशियली हम इसको विद इन कंट्री हम कर रहे हैं, और अभी ये हमारा पहला मरहला है। और इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है वो ये है कि जो जितना ब्रिलियंट हो उनको उतने ही अच्छे मौके दें, और कोई भी पाकिस्तानी शहरी और बिलखुसूस हमारी यूथ
वो सिर्फ पैसे के लिए महरूम ना रह जाए। तो ये हमारा एक इनिशियली हमने इसको लॉन्च किया है 27.93 अरब रुपए की एक रकम से। इसको इंशाल्लाह फर्दर ये 5 सालों का मंसूबा है, उसके बाद फर्दर हम इसमें इंशाल्लाह इंक्रीज करेंगे। सूबे भी जैसे अगर पंजाब का 1 अरब सालाना है तो इसको हम इंशाल्लाह डबल पे लेके जाएंगे नेक्स्ट। और केपी अगर 427 मिलियन टोटल उनका बजट है। और इसमें मैं एक बात वाजे करूं कि इसमें जो ऑलरेडी पहले जो छोटे मोटे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चल रहे थे वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। तो अब एक ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा, दैट इज रहमतुल लिल आलमीन, और ये फेडरल गवर्नमेंट का भी है और हमारे सूबे भी इसमें इंशाल्लाह शामिल हैं, अब जो अपने तौर पर करेंगे। बिकॉज आफ्टर 18th अमेंडमेंट एजुकेशन एक सूबाई सब्जेक्ट भी है। और उसके अलावा आगे फिर अगली स्टेजेस में हम लोग इनमें जो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे इंशाल्लाह हम उनको आगे हायर एजुकेशन एंड फर्दर जैसा कि आपने फरमाया कि बाहर के ममालिक का भी ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है। लेकिन फिल वक्त ये विद इन कंट्री आपके मुल्क की जो 129 पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हम। ठीक है मुसर साहिबा, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो है प्रोग्राम है, फिर इस प्रोग्राम का नाम भी रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे तलबा हैं उनके हवाले से भी बताइए, वो इस स्कॉलरशिप से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे? इट्स एन आइडियल क्वेश्चन आई थिंक कि जी ये जो रहमतुल लिल आलमीन का जो कॉन्सेप्ट है ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए है। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव अपनी अक़लियती बहन भाइयों के लिए था और वो तो तमाम आलमीन के लिए रहमत बन के आए थे, वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं थे। और जहाँ तक आईने पाकिस्तान को देखें और अगर हम पाकिस्तान के अपने हम कल्चर को देखें अपनी तो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों का हर उस चीज़ के ऊपर हक है जिस पे मुस्लिम का हक है। तो इसमें ये मज़हब पे बिल्कुल भी इसकी कदगन नहीं है। इक्वली बेनिफिशरी आपकी अक़लियतें होंगी, जितनी भी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हमारे बहन भाई हैं वो उसके इक्वली मुस्तफ़ीद होंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ क्राइटेरिया मेरिट का होएगा और उस मेरिट में जो भी बच्चा फॉल करेगा वो एक सर्टन फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि जो उससे नीचे की जो तबका है, मैंने अर्ज़ किया कि जो गरीब घरानों के स्टूडेंट्स हैं, प्लस फिर हम कुछ मार्किंग वगैरह का भी क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि फिर उस एक सर्टन लेवल पे जब बच्चों के मार्क्स होंगे तो उनका ताल्लुक जिस मर्जी घराने से हो, जिस मर्जी मज़हब से हो, वो इसको अवेल कर सकते हैं। आपने मेरिट की बात की कि इसमें सिर्फ मेरिट को मद्देनजर रखा जाएगा, इंतखाब कैसे होगा स्टूडेंट्स का कि इनको स्कॉलरशिप दी जाए, और फिर स्कॉलरशिप के लिए ख़ास मज़ामीन का भी क्या इंतखाब किया गया है कि कौन से मज़ामीन होंगे? इसमें कोई ख़ास मज़ामीन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि पहला क्राइटेरिया कि दे शुड बी डिज़र्विंग एंड दे शुड बी ब्रिलियंट। और फिर उसकी सारी चीज़ों से आगाही इंशाल्लाह हो जाएगी, चूँकि पंजाब का तो लॉन्च भी हो चुका हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक ही विज़न है कि अगर कोई एजुकेशन को आगे कंटिन्यू सिर्फ इस वजह से नहीं रख पाता, उसमें टैलेंट है, वो लायक है, वो ब्रिलियंट है कि उसके फाइनेंशियल हेल्थ उसको इजाज़त नहीं देती, तो रियासत या मदीना की रियासत या वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर हम कारबंद है। अगर आप हमारा एहसास प्रोग्राम देखें, आप हमारे कोई भूखा ना सोए लंगर खानों वाला जो प्रोग्राम है, और ये सारे वो इंशाल्लाह 1 by 1 जब आवाम इसकी बेनिफिशरी होगी तो फिर उनको रियल सेंस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन समझ आएगा कि वो आवाम के टैक्स का पैसा गरीब आवाम के ऊपर लगाना चाहते हैं। और वेलफेयर स्टेट मदीना की रियासत भी यही थी कि जो हैव्स हैं वो हैव नॉट को संभालें, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर हम अपने ऊपर ये भारी जिम्मेदारी समझते हैं कि टैक्स का एक एक पैसा और गरीब आवाम जो मुस्तहिक है हम उनके ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छी प्रायोरिटीज़ के साथ लगाएं। ठीक है जी, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, बहुत अहम और अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा इकदाम था पंजाब गवर्नमेंट का, जिसे अब वफाक और खैबर पख्तूनख्वा तक जो है इसका दायरा फैला दिया गया है। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो बेहतरीन होगी, बेहतरीन तरीके से इसको बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। घरों के बच्चे जो पहले ये सोचते थे कि उनके लिए तालीम का ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा, वो अब सिर्फ ख्वाब नहीं होगा बल्कि उसकी तकमील भी होगी। यहाँ पर इसी बात के साथ ही हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं, फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम रमज़ान का जब आगाज़ हुआ था तो हम रमज़ान के आगाज़ में बात कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक हमें सिखाता क्या है, हमें सब्र सिखाता है, हमें इसार और कुर्बानी सिखाता है। तो ये महीना जो है ये ऐसा ही महीना है कि जिसमें हम अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं। माह मुक़द्दस इज्तिमाई तौर पर हमें एक दूसरे को करीब लाता है। मुल्क भर में लोग मुस्तहिक हों, ज़रूरतमंद लोग हों, उन अफराद के लिए वसी पैमाने पर दस्तरखान का एहतमाम करते हैं। अच्छा, हम यही देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, पहला रोज़ा था तब भी हम इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि मामला ये है, मैं और शाल आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े दस्तरखान माशाल्लाह लगाए जाते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर, चाहे वो सहरी के हों चाहे वो इफ्तारी के हों, जहाँ पर बहुत से गुरबा आते हैं जो आकर इफ्तारी करते हैं, अपना रोज़ा रखते भी हैं, अपना रोज़ा इफ्तार भी वहीं पर करते हैं। लेकिन हम कोरोना में हैं, कोरोना में होने की वजह से बड़े इज्तिमात उस तरीके से नहीं हो पा रहे, तो फिर ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है कि हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो यही एक अहम सवाल है। गुरबा की एक बहुत बड़ी तादाद इफ्तार के लिए इन रमज़ान दस्तरखानों का रुख करती थी, और ये दस्तरखान कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई बड़े इलाके, कई छोटे गाँव, वहाँ पर जो भी शख्स है, मतलब कि हम बात कर लें तंजीमें हैं तो तंजीमें भी ये कोशिश कर रही हैं, आम आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोज़ा रखवा भी लिया जाए, उनको इफ्तार भी करवाया जाए। जो तंजीमें थी, सैलानी हो गई, ईदी फाउंडेशन हो गई, इस समेत कई फलाई तंजीमें जो इसमें काम करती थी। इसके अलावा जैसे हमजा ने कहा कि मुहैयर हजरात इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर भी इसका एहतमाम करते थे। मगर कोरोना वबा की वजह से इस साल हमने ये देखा कि दस्तरखान का एहतमाम मुमकिन नहीं है, या फिर उस तरह से नहीं हम कर सकते। लेकिन कोई तरीकाकार तो होगा कि वो लोग तो अभी भी मौजूद हैं जो उस दस्तरखान का इंतजार करते थे ताकि वो रोज़ा रख सकें, रोज़ा इफ्तार कर सकें। तो उनके लिए क्या हम कर सकते हैं? हाँ, और हुकूमत ने भी, हमें पता है कि समाजी फासला रखने के लिए पाबंदियां नाफिज कर रखी हैं, जो कि ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है उन पर अमल करें, और यकीनी तौर पर मुस्तहिक अफराद को परेशानी का सामना भी हो सकता है। मगर अहम बात यही है कि कोरोना पाबंदियों की वजह से फलाही तंजीमों और मुखय्यर हज़रात का ज़रूरतमंदों की खिदमत करने का जज्बा बिल्कुल भी मान नहीं पड़ा। वो कैसे मदद कर रहे हैं और हमें क्या बताते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। सैलानी ट्रस्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद गजाल साहब हमारे साथ मौजूद है। गजाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं कि रमज़ान में इफ्तारी और सहरी के बड़े दस्तरखानों का एहतमाम होता है, मगर कोरोना में सहरो इफ्तार दस्तरखान किस कदर मुतासिर हुए हैं, ये आप हमें बताएं। ऑल्टरनेट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का कि आज उन्होंने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। कोरोना की वबा के दौरान सहर व इफ्तार एक बहुत बड़ा इशू हो गया है लोगों को सर्व करना। देखिए, रमज़ान तो नाम है बरकतों का, तो हमने कराची से लेकर खैबर तक 20 से 22 शहरों में कई लाख अफराद को रोजाना सैलानी वेलफेयर सैर व इफ्तार पहुंचा रहा है। ठीक। एनसीओसी ने जो SOPs जारी की हैं, उन SOPs के मद्देनजर रखते हुए हमने पहले अगर 20 पॉइंट थे तो अब 45 पॉइंट कर दिए, डबल कर दिए पॉइंट, 40 पॉइंट कर दिए, किसी शहर में 50 पॉइंट मजीद खोल दिए ताकि लोग ज्यादा जमा ना हो। ठीक है। मगर जब अफ्तारी का टाइम होता है, क्योंकि एक मखसूस टाइम है, आपको उसी टाइम पे सर्व करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी को 15 मिनट की स्लॉट रख के आप स्लॉट्स वगैरह बना के आप आगे कर सकते हैं। तो ये एक मुश्किल काम है। सैलानी वेलफेयर ने अपना मजीद अमला इस काम पे लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी के पास 5000 मुलाजमीन है, उनको यूटिलाइज करते हुए सुबह गर्म सहरी और शाम को लजीज अफ्तारी लोगों को कराई जा रही है। मोहम्मद गजाल साहब, कोरोना में आम आदमी के लिए महीने भर का राशन पूरा करना किस कदर मुश्किल हो गया है, और क्या मुहैयर हजरात भी आपसे आके दरख्वास्त करते हैं या आपसे ताउन करते हैं इस हवाले से कि हम राशन देने के लिए तैयार हैं? सैलानी वेलफेयर का अहम बात यह है कि हमारा आम आदमी से रिश्ता बहुत मजबूत है। ग्राउंड वर्किंग हमारी बड़ी मजबूत होती है। आप यकीन करें, आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहूँगा, वो शख्स जो 25-30 हजार रुपए कमाता है वो राशन नहीं ले सकता रमजान पे। वो ऑलरेडी इतना परेशान हो गया है कि पहले जिस पैसों में उसका पूरे महीने का राशन आता था, शायद अब 20 दिन का भी नहीं आ रहा। हमारे पास ऐसे कई लोग आ रहे हैं, एक दो की बात नहीं कर रहा, कई लोग आ रहे हैं जो साहिब हैसियत अच्छी नौकरी करते हैं जी। वो कह रहे हैं कि या तो हम स्कूल की फीसें भर लें या अफ्तार कर लें घर पे। तो सैलानी ने रमजान में जो राशन की स्कीम्स रखी है उस पर बहुत नरमी कर दी है लोगों के लिए, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से राशन दूर हो गया है। जहां उसको मतलब अगर उसके बच्चे की ख्वाहिश होगी कि उसको शरबत पीना है तो चीनी इतनी महंगी है। तो इस हवाले से सैलानी वेलफेयर
1 लाख राशन पूरे पाकिस्तान में तकसीम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह राशन का सिलसिला रमजान से पहले शुरू कर दिया गया था। अच्छा। रोजाना राशन बांटे जा रहे हैं और रोजाना कोशिश की जा रही है कि एक राशन का पैकेट बनाया है वो 6 से 8 अफराद के लिए पूरे महीने का राशन है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 15 का राशन है, आटा भी है, घी भी दिया जा रहा है, तेल भी दिया जा रहा है, बेसन भी दिया जा रहा है, दालें भी है, चावल भी है, शरबत की बोतल भी है, नए कपड़े भी हैं इसके अंदर। तो सैलानी की भरपूर कोशिश है कि लोगों को रमजान और ईद की बरकतें एंजॉय करें, चाहे वो किसी भी मुश्किल में। ठीक है गजाल साहब, हमें ये भी बताइए कि जिन मसाइल का हमें सामना है, हम भी जिक्र कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कोरोना वबा के दौरान। ठीक है, आपने कहा कि हमने यूनिट्स बढ़ा दिए हैं, हमने दस्तरखानों की तादाद बढ़ा दी है, लेकिन आम लोगों के बारे में बात करते हैं। ऐसे हालात में आम लोग जो हैं, जो मदद करना चाहते हैं मुस्तहिक अफराद की, वो किस तरीके से कर सकते हैं? बेहतरीन जरिया क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पड़ोसियों को जरूर देखें और गरीब आदमी के लिए अमीर और गरीब का रमजान बराबर होता है। हम भी भागते हैं ईद की फौरन नमाज पढ़ने रमजान में, आप वो लोग भी भागते हैं, एक ही सफ में खड़े होते हैं। तो कोशिश करें कि उनको वो चीजें जो पूरा साल नहीं खा सकते उन तक पहुंचाएं। अगर हम अपने घर में अफ्तारी बना रहे तो कोशिश करें बाहर भी लोगों को खिलाएं, उनकी खिदमत करें और उनके बच्चों को नए कपड़े पहने। ईद के दिन हर बच्चा हर बड़ा नए कपड़े पहने, तो अपने साथ साथ उनके लिए जरूर ख्याल रखें। सैलानी वेलफेयर ने आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। आप किसी को कपड़े डोनेट करना चाह रहे हैं, आप हमें कपड़े डोनेट कर दें। आप किसी को राशन डोनेट करना चाह रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पर आए, एक राशन डोनेट कर दें। तो हमारे पास तो कई लाख लोगों के घरानों की रजिस्ट्रेशन हुई है, तो हम लोगों को आसानी फराहम कर रहे हैं कि उनको कोविड में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हमारे नुमाइंदे को अपने दरवाजे में बुलाएं, अख्तियार दें और फौरी तौर पर आपका काम कर दिया जाता है। गजाल साहब, जैसे कि आप अपनी गुफ्तगू में पहले बता भी रहे थे कि आपने एहतमाम जो है, जो पहले आप लंगर खानों का किया जाता था या जिस तरह से पहले दस्तरखान लगाए जाते थे, आपने उनको उनकी तादाद बढ़ा दी है, थोड़ी थोड़ी जगहों पर आपने ज़्यादा कर दी हैं। अगर इस वक्त हम देख रहे हैं रश भी क्योंकि कोरोना की वजह से खासा ज़्यादा हो गया होगा, तो आपने उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है मज़ीद? और सैलानी ने मुस्तहिकीन के लिए इस रमज़ान सहर और अफ्तार के लिए क्या इक़दाम मज़ीद बढ़ाए हैं या किए हैं? लेने वाले बढ़ गए। 2020 रमजान के बदौलत 2021 रमजान में लेने वाले मजीद बढ़ गए। ये कल हकीकत है। और सैलानी ने कराची से लेकर खैबर तक कमोबेश 500 के करीब अफ्तार पॉइंट खोले हुए हैं जहां से लोग आके अफ्तारी ले सकते हैं। तो हमने हर जगह पे, हर गली के पास कोशिश की है, मुख्तलिफ शहरों में लगाए हैं स्पॉट्स। सहरी के लिए भी गर्मा गर्म पराठे अवेलेबल किए हैं, चाय अवेलेबल है, सालन अवेलेबल है गोश्त का, ताकि कोई भी हो वो जरूर पेट भर के सहरी अफ्तारी करे और कोई भी शख्स भूखा ना सो। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद गजाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। बहुत अहम काम है जो हमें करने की ज़रूरत है। जिस तरह से जिक्र कर रहे थे गजाल साहब, दुरुस्त बात है कि कोरोना की वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ है, यानी कि मुस्तहिकीन की तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया और इसके साथ जिम्मेदारी हम लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, हम लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि उन्होंने कहा भी कि 25,000 या 15-20 हज़ार अगर कोई एक शख्स कमाता है तो वो रमज़ान में अपना घर, अपना किचन उस तरह से नहीं चला पाता। तो आप सबसे पहले अपने हमसायों में देखें, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों में देखें कि कौन मुस्तहिक है, जो कि इस चीज़ का मुंतज़िर है कि कोई आए और उसका हाथ थामे और उसको इस रमज़ान मुबारक में उसकी खुशियाँ दुबाला हो जाएं, उनमें इजाफा हो जाए। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले अपने अजीज़ व अक़ारिब में देखना चाहिए, अपने हमसायों में देखना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, या फिर रमज़ान में किसी की अफ्तार की टेबल पर चीज़ें जो हैं वो हमसे कम तो नहीं है या फिर मौजूद ही नहीं है या फिर मौजूद ही नहीं है। देखें, गुर्बत बढ़ रही है, यानी कि हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ रही है जो इस वक्त दूसरों की मदद कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है, कई लोग ना ये शिकायत करते हैं, शायद हम आमतौर पे बात करें, हम लोग भी शायद उनमें शामिल होंगे कि हमें तो मुस्तहिक अफराद मिलते ही नहीं है, हमें लगता है कि हर शख्स ढोंग रचा रहा है। तो फलाही तंजीमें मौजूद हैं, अगर आप खुद किसी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, फलाही तंजीमें मौजूद हैं, किसी भी फलाही तंजीम से रब्ता करें, वो आपकी मर्जी है, जिस पे आपका दिल मानता है, लेकिन वो आगे मदद कर रही हैं। आप उसमें कार खैर में जो है अपना हिस्सा डालें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ये मसाइल चल रहे हैं उन मसाइल पर किसी हद तक काबू पाया जा सके और हकीकी तौर पर
हम जो रमज़ान की बरकतें हैं उनको समेट सकें इंशाअल्लाह। और इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि आप किसी की सहर की वजह बन रहे हैं, किसी को सहरी करवा रहे हैं, किसी की अफ्तारी की वजह बन रहे हैं, आप उसके चेहरे पर खुशियाँ मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। और जैसे कि गजाल साहब भी यही कह रहे थे कि आप कपड़े की सूरत में, क्योंकि आप रमज़ान के बाद ईद का भी मौका आएगा और आप उनके बच्चों को कपड़े दे सकते हैं, उनको बड़ों को कपड़े दे सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि आप खुद अगर अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़ों में हैं, नए कपड़ों में हैं, तो आप उनको भी उसी तरह से देखें कि वो भी इसके मुस्तहिक हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सब कोशिश करेंगे जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे आप एक स्माइल क्यों नहीं दे सकते, आपकी जो एक मुस्कुराहट है वो भी सदका जारिया है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी, हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमें तौफीक भी दे और हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। अब हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, सहरी की बात भी कर रहे हैं, इफ्तारी की बात भी कर रहे हैं, साथ जो है ये बात बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है कि गर्मी की लहर क्योंकि आ रही है। अभी तो चले मौसम कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन जब शदीद गर्मी हो जाएगी और रोज़े की हालत में जिस्म में पानी की कमी का जो ख़तरा है वो बढ़ रहा होगा, उस पर कंट्रोल कैसे करना? बिल्कुल ऐसे ही हमजा, ये अगर गर्मी ना भी बढ़ रही हो तो क्योंकि आप पूरा दिन फास्टिंग में होते हैं तो वैसे भी आपको पानी की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो ऐसे इंटेक, ऐसी ग़िज़ाओं का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। डिहाइड्रेशन ग़िज़ाएं हो सकती हैं कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो या हम तरोताज़ा रहें पूरा दिन। तो इसके लिए तो हम वैसे हम अगर देखें तो हम डाइट प्लान लेते हुए नजर आते हैं आम रूटीन में। तो रमज़ान के लिए भी थोड़ा सा हमें डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम हर जितना हम रमज़ान में डाइट पे फोकस करते हैं उतना कोई शख्स फोकस करता है कि उठा ही नहीं जा रहा होता हमसे इफ्तारी करने के बाद, और सहरी के बाद भी हमसे चला नहीं जा रहा होता। कितना फोकस करें, ठीक फोकस करें, हाँ ठीक फोकस करें। हमजा जिस फोकस की बात करें वो तो हम सभी करते हैं, उसको डीफोकस कर दें, उसको डीफोकस कर दें आप, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ पे फोकस कर रहे थे ना कि आज फ्राई चीज़ें कौन कौन सी होंगी, आज दही भल्ले भी होंगे, कचौरियाँ भी होंगी, आज पकौड़े समोसे भी होंगे, आज रोल्स भी होंगे, चिकन चीज़ बॉल्स भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको आप चेक करें कितने नाम मुंह से ऐसी रफ्तार से निकल रहे हैं, यानी कि ये पेट में जा रहे हैं तो इतनी रफ्तार से ऐसा ही है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हमजा आप भी इसमें मुबालगा राय से काम लेंगे अगर आप ये हमजा ये कहेंगे कि मैं ये नहीं, ये बात दुरुस्त है, हम सब ये गलती और कोताही कर रहे हैं तो खुद को दुरुस्त भी तो करना है। बिल्कुल हमें खुद को दुरुस्त करना है और उन चीज़ों का, उन डाइट को हमने नोट डाउन करना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही हैं, जो हमें डिहाइड्रेट होने से बचाएंगी, और हमें इनके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं और इशाल तो कम से कम कोशिश करेंगे कि इस पे अमल भी करें। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अमल करें। खुसूसी तौर पर ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, फल हैं जिनको हम खुराक का हिस्सा बनाएं और जिस्म को जिससे हाइड्रेट रखा जा सकता हो। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब मौजूद हैं, ज़ैनब से बात करेंगे। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप बताएं पहले हमें सबसे कि जो मैं और इशाल बातें कर रहे थे और इशाल जिस तरीके से चीज़ों के नाम ले रही थी, इनको कैसे हम तर्क कर सकते हैं, और अगर हम तर्क नहीं कर सकते तो फिर हमें दूसरा क्या काम करना है जिससे कुछ हम जो है ना दरमियान में आ जाएं, मसला हल हो जाए हमारा? बिल्कुल, मैं जब आपकी बात सुन रही थी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये हर इंसान का मसला है। और आप जैसे कह रहे थे डाइट पे फोकस करते हैं, तो वाकई हम डाइट खाने में सिर्फ फोकस करते हैं, इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं। हम अपने अंदर सिर्फ उस चीज़ को स्टोर करी जा रहे होते हैं। जब भी रमज़ान का नाम आता है तो हम सब सबसे पहले यही सोचते हैं मैं इस साल वेट लॉस करूंगा, लेकिन वी एंड अप विद वेट गेनिंग। हम वेट गेन कर चुके होते हैं कम से कम 5 to 6 kgs, हर बंदा वेट गेन करता है। वो इसलिए होता है कि हमारे जो फूड प्रैक्टिसेस होते हैं वो इतने गलत है, हमारी फूड चॉइसेस जो हैं वो इतनी गलत है कि हम वेट गेन की तरफ एंड करते हैं। अगर हम इफ्तारी से ही स्टार्ट करें तो हम पहली जो चीज़ अपनी बॉडी में डालते हैं 16 घंटे की फास्टिंग के बाद, वो मीठे जूस होते हैं। बिल्कुल ऐसे शुगर की इनटेक हम अपनी बॉडी में इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एकदम से कहती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसके ऊपर से फिर हम लेयरिंग करते हैं फ्राइड फूड्स की, फास्ट फूड की, और रात में फिर हमारा दिल कर रहा होता है बर्गर पिज़्ज़ा भी हो, हम लोग जो है वो चावल भी खा रहे हो, फिर हम सहर भी कर रहे हो, उसके साथ फिर हम दही, लस्सी और फिर जूसेस भी पी रहे हैं। मतलब दुनिया में जो चीज़ हमें पता है वो हम खा लें, बिल्कुल खा लें। हमें लग रहा होता है रमज़ान का नाम, जब इफ्तारी का नाम लिया जाता है तो उसमें सिर्फ फ्राइड चीज़ें ही हों और हम उन्हीं को ही कंज्यूम करते चले जाएं। तो ज़ैनब फिर हमें करना क्या चाहिए? आखिर हमें ये डाइट्स भी लेनी है, ऑल्टरनेट क्या है? मतलब हम कौन सा दरमियानी रास्ता निकालें कि हम फैट भी ना गेन करें, हमारा वज़न भी ना बढ़े और हम लुत्फ़अंदोज़ भी हो जाए इन तमाम लवाज़मात से? तो कोई बीच का रास्ता है? बिल्कुल बीच का रास्ता है। हम बजाय जैसे ही इफ्तार करते हैं, हम खजूर से अपना इफ्तार करें, 2 खजूरें आप खाएं, उसके बाद जो है आप फिज़ी ड्रिंक्स, जूसेस,
रेड जूसेस और इन सब की बजाय आप फ्रेश जूसेस की तरफ आएँ। जैसे आजकल वाटरमेलन मार्केट में बहुत इन है, स्ट्रॉबेरीज बहुत इन है। आप वाटरमेलन का जूस लें, उसको जूसर में डालें, ब्लेंड करें, पानी के साथ, बर्फ़ के साथ कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले लें। स्ट्रॉबेरी का जूस बना के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के जो विटामिन्स और मिनरल्स पूरे दिन में लॉस हो चुके हैं, हम उसको वापस गेन कर लेंगे और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा चीनी भी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अब इसमें बात ये है कि उस जूस में हमने चीनी नहीं डालनी, ठीक है, जो स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन का जूस हम ले रहे हैं उसमें शुगर ऐड नहीं करनी। फिर क्या करें? फिर हम तो कोई भी पीने का किसी का दिल ही नहीं करेगा। उसको नेचुरल जो उसका टेस्ट है उसको तो एंजॉय करें। हमें ये पता ही नहीं होता कि स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट क्या है, क्योंकि हम उनमें चीनी और नमक और इतना कुछ डाल चुके होते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि वी एंड अप विद अ न्यू टेस्ट। हमें ये भी जो है ना कहा जाता है कि आप सिर्फ पानी पिएं, पानी से बेहतर क्या चीज़ है, लेकिन हम सिर्फ पानी पी नहीं सकते। हम ये चीज़ मानते भी हैं और हम अगर कहें कि हम सिर्फ पानी पिएंगे, तहिया भी कर लें, तो हम पानी को छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ जो है पी रहे होते हैं। फिर पानी को हम किस वक्त पिएं? पानी को आप प्लान करें रात को आपके पास जो घंटे हैं। अगर तो आप रात को सोते हैं तो आपका एक अलग टाइम होगा पानी पूरा करने का, और अगर आप नहीं सोते तो एक डिफरेंट टाइम होगा। अगर आप रात को सो रहे हैं तो आप अपने रात तरावी के टाइम तक जो है वो अपने कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी पूरे कर लें। जब रात को आप सोने लगे उस टाइम आप एक पानी का ग्लास ले लें। जब आप सहरी के लिए उठें, उठते ही एक पानी का ग्लास कंज्यूम करें, और सहरी तक आप जो है वो 3 से 4 ग्लास पी लें। अब हम करते क्या है, हम जिस टाइम पे जो है वो सहरी ख़त्म हो रही होती है या टाइम चेक चल रहा होता है, हम उस टाइम पे 3 से 4 ग्लास पीते हैं, जिससे हमारा जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरलोड हो जाता है और हम यूरिनेशन की तरफ जाते हैं जो एक्सेसिव हो जाती है। और उसके बाद हम यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे तो बहुत प्यास लगती है। बिल्कुल ऐसे। अब अगर आप नहीं सो रहे तो आप अपने आवर्स को डिवाइड करें, हर घंटे के बाद आप 2 ग्लास पानी को कंज्यूम करें, इससे भी आपका पानी पूरा हो जाएगा। दूसरा तरीका पानी को पूरा करने का ये, आप तो मलंगे का इस्तेमाल करें, विच आर बेसल सीड्स। बेसल सीड्स को आप इस तरह से इस्तेमाल करें, आप उनको 1 स्पून लें, टीस्पून ले लें, आप उनको पानी में भिगो कर रखते हैं। जब आपको जो है इफ्तार के बाद, या आप उसको इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तारी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आप उनको इफ्तार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको, जो आपने वो जूसेस पहले बनाए, आप उनमें भी ऐड कर सकते हैं, सादे पानी में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाद में लेना चाह रहे हैं तो आप अपना डिनर कर लें सुकून से, उसके बाद आप उनको पानी में या जूस में, जिस तरह भी आप चाहें, आप दूध में भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी डाइटरी इंटेक भी पूरी हो जाएगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। बेसल सीड्स जो है ये बेसिकली आपकी पानी की जो कमी है आपकी बॉडी में उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल, बेसल सीड्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं जब आप उनको पानी में डालते हैं, तो जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो टाइम टू टाइम टूटते हैं, अपने ब्रेक डाउन करते हैं अपनी आपकी बॉडी में जाकर, और आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देते। अच्छा, ऐसे कौन से फ्रूट्स हम इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रूट्स तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, हमें कौन से फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हमारे लिए अच्छे भी हैं, हमें फ्रेश भी रखेंगे, एक्टिव भी रखेंगे, एनर्जी बहाल करेंगे, और फिर उसके बाद वो हमारा पानी की कमी भी पूरी करते रहेंगे? पानी की कमी आप जो है बेस्ट वाटरमेलन है, खरबूजा है, आप वो ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज जैसे मैंने पहले भी कहा, पाइनएप्पल जूस आप ट्राई कर सकते हैं, फ्रेश मिल जाए तो सबसे बेहतरीन है, वरना टिन पैक तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। उसका फ़ायदा होगा, उसका नुकसान होगा? जो टिन में आपको मिलता है पैक्ड, आप उसका जो जूस उसके अंदर होता है जो प्रिजर्वेशन के लिए होता है, आप उसको यूज़ ना करें। आप उसमें से पाइनएप्पल निकाल के उसको जग में डाल लें और बाहर से पानी खुद ऐड करें। अच्छा, हमें शेक्स कितने हेल्प कर सकते हैं? स्मूदीज बना लें हम, वो हमें कितना हेल्प करेंगे, या कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप अगर करना चाहते हैं एनर्जी के लिए तो पी लें? शेक्स जो हैं वो बेसिकली वेट गेन की तरफ जाते हैं। अगर तो आप वाकई वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप शेक्स की तरफ जाएं, लेकिन अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप स्मूदीज़ को ऑप्ट करें। जो दही है वो आपका डेयरी का भी पोर्शन पूरा कर देगा और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब आप स्मूदीज़ को इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोगों ने करना क्या होता है कि हमने एक चीज़ इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन हम लोग ये कर रहे होते हैं, हम चाय भी पी रहे होते हैं, हम दूध भी पी रहे होते हैं, लस्सी भी पी रहे होते हैं, और दही के साथ भी। चाय आपने कही तो चाय पे क्वेश्चन है कि हमें प्यास नहीं लगती है अगर हम सहरी के बाद चाय पी लें, ये बात दुरुस्त है? हमें प्यास ज़्यादा लगती है, जो कैफ़ीन इनटेक होती है वो हमारी प्यास को बढ़ा देती है, लेकिन ये हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगा तो मेरे सर में दर्द होता रहेगा। तो इसलिए आप ठीक है अपनी चाय को कंज्यूम करें, लेकिन आप कोशिश ये कर लें कि आप उसमें जो उसकी पत्ती होती है उसको कम कर लें, लाइक उसको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ना पिएं, नॉर्मल रूटीन का। अच्छा, सहरी में खुसूसी तौर पर हम कौन सी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, आमतौर पर हर घर में प्रैक्टिस ये चल रही होती है, जिससे हमें प्यास भी लगती है और डिहाइड्रेशन का खदशा भी बरकरार रहता है?
असल हम लोग लस्सी पीते हैं इसलिए कि ये मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देगी, मुझे प्यास भी नहीं लगेगी। लेकिन जब हम उसमें चीनी या नमक डाल देते हैं तो वो हमारी बॉडी में से वाटर रिटेंशन कराता है, तो वो हमारी बॉडी में उल्टा इफेक्ट देता है, बजाय इसके कि हम उसको अपनी प्यास को कंट्रोल कर सकें, वो प्यास ज़्यादा लगाता है। अच्छा, अगर आप उसमें सॉल्ट भी ऐड नहीं करते, शुगर ऐड नहीं करते, तो फिर ठीक है, आप ले सकते हैं उसको, फिर तो सिंपल बेस्ट अगर है। प्लेन बिल्कुल लस्सी पी लेते हैं तो बिल्कुल। ठीक है। फिर दही जो है वो आपके पानी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप योगर्ट का इस्तेमाल करें सहर में तो आपको प्यास नहीं लगती, क्या ये भी ठीक है? ये इस्तेमाल ठीक करना बात है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेंशन की तरफ चली जाती है, डिहाइड्रेट हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमने 16 घंटे पानी नहीं पीना होता। तो जो दही होता है वो एक प्रोबायोटिक होता है जो हमारी गट के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हम लोगों को देता है। अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम वाकई बहुत कुछ आवर्स के लिए अपने आप को पानी से ठीक जो है। वो ज़ैनब, फुल हमें कर सालन के हवाले से भी आप कुछ बताएं कि हम ये समझते हैं कि सालन को ज़्यादा खा लिया जाए सहरी के अंदर, खुसूसी तौर पर कुछ ले रहे होते हैं, लेकिन क्या हमें एग लेना चाहिए सहरी में? बिल्कुल, हमें एग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमें प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी का पूरा करना होता है। जब हम प्रोटीन को पूरा कर लेते हैं तो हमें सारा दिन भूख भी नहीं लगती उस लिहाज से जिस तरह हमें वैसे लग रही होती है। अब जहाँ सालन की आपने बात की, सालन में हम लोग ऑयल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब उनको कुक करते हैं, उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। स्पाइसेस हम लोगों के ऐसे हैं कि वो हम लोग ना डालें तो हमें मज़ा नहीं आता। अब वो स्पाइसेस और नमक जो है वो हमें पूरा दिन जो है वो पानी की प्यास लगाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप अंडे के शौकीन हैं, बॉयल खा सकते हैं, बॉयल खाएं, उसके अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें। अगर आप ऑमलेट की तरफ आना चाह रहे हैं तो आप उसमें सब्जियां ऐड करें, जैसे आप उसमें पालक ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज ऐड करें। इसमें ये होगा कि आपका वेजिटेबल पोर्शन भी कवर हो जाएगा, आपका प्रोटीन पोर्शन भी कवर हो जाएगा और आप थोड़ी चीज़ में ज़्यादा चीज़। यही बिल्कुल, हम प्रोटीन्स की भी बात भी करते हैं, कार्ब्स की बात भी करते हैं, हम फैट की बात भी करते हैं, लेकिन हम रमज़ान में ये देखते हैं कि हमें शायद सब्ज़ी मुश्किल से ही जो है नसीब में आ रही होती है, हम उसकी तरफ चल ही नहीं रहे होते। तो उसके लिए फिर हमें कुछ टाइम बताएं कि हम कैसे उसको कर सकते हैं कंज्यूम। हम इसमें डेज़ को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रमज़ान में हम लोग वीक्स डिवाइड कर लेते हैं। वीक डेज़ में जैसे मंडे ट्यूसडे हम लोग ये कर लें कि इन दिनों में मैंने चिकन खाना है या मैंने मटन की तरफ जाना है। 3-4 दिन आप अंदर मंडे टू थर्सडे आप कर लें कि मैंने डिफरेंट सब्जियां खानी है, जिसमें आप मिक्स सब्जियों की तरफ जा सकते हैं। किसी एक सब्जी को टारगेट कर सकते हैं जिसको आप सहर या इफ्तार में ले सकते हैं। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम सैलड्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फाइबर इंटेक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है और वो कहते हैं कि मुझे रोज़े में बहुत मसले मसाइल पेश आते हैं कि मैं रोज़ा पूरी तरह नहीं रख पाता या मैं ठीक नहीं रख पाता उसको, क्योंकि हम अपनी डाइट को ठीक तरह से प्लान नहीं कर रहे होते। हम लोगों को ये होता है कि बस फ्राइड चीज़ें खा ली हैं, मैंने समोसे पकौड़े खा लिए, मेरा पेट तो भर गया, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि क्या ग़िज़ा हमने अपने अंदर डाली है। विल एंड अप विद जो हम खा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें आप अब ये बता रही हैं कि जी कि आपको प्लान करना होगा ताकि आप एक तो उकता ना जाएं कि हम बार बार यही चीज़ें खाए जा रहे हैं, हम कुछ इस तरह का प्लान करें। लेकिन जो डाइट प्लान आप बता रही हैं ये इजी टू फॉलो है? बहुत इजी टू फॉलो है। आप ये देखें कि मैं कोई अलग बात तो कर नहीं रही कि आपने ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, मैं आपको मना नहीं कर रही। आपका पकौड़े खाने का दिल करता है आप ज़रूर खाएं, आप 1 से 2 पकौड़े खाएं, लेकिन हम करते ये वी एंड अप विद 10-15 पकौड़े खा के और हम कह रहे होते मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। जब पेशेंट आते हैं हमारे पास और हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं खाता। अच्छा ज़ैनब, इसमें भी डिफरेंस है कि मार्केट से आए हुए पकौड़े, समोसे या रोल्स, कचौरियाँ और फिर एक घर में बने हुए, उनमें क्या डिफरेंस है? बाहर से आए हुए ज़्यादा वो हार्मफुल हैं या फिर दोनों ही हार्मफुल है? लेकिन फ्राई तो हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, लेकिन उसमें मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि जो घर में हम बनाते हैं उसमें हम ऑयल चेंज करते रहते हैं, जो बाहर बनता है वो यूज्ड ऑयल में ही नया ऑयल डल जाता है। और ऑयल कैसा होता है ये भी आप बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, और उसके अंदर ऐसे कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपको कैंसर की तरफ लीड कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़, हम कोरोना में हमें अपनी इम्यूनिटी को भी बरकरार रखना है, उसके लिए भी हमें कुछ सजेस्ट कीजिए कि रोज़ा रख के भी हमारा इम्यून लेवल जो है वो ठीक रहे। इम्यून हमारा इसी तरह से ठीक रह सकता है अगर हम सैलड्स की तरफ जाएं और उसके साथ हम वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करें। हम प्रॉपर जब हर चीज़ की तरफ जा रहे होंगे तो हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। कोरोना के साथ अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास बेस्ट चांस है कि हम इस रमज़ान में वेट लॉस कर लें, क्योंकि ना कोई हमें इफ्तार पे बुला रहा होगा, ना हम किसी को इफ्तार पे बुला रहे होंगे। हम घर पर होंगे, हम अपना पोर्शन साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कहीं पे जा रहे होते हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हम यूजुअली कहते हैं वो मुझे कह रहा था तो मैंने खा लिया। हाँ। मैं क्या करता, इतना कुछ पड़ा हुआ था, मैं क्या करता। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, आपने हमें बताया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वाटर इनटेक को हम कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे, मैं और इशाल भी, कि इस पे अमल करें। आप भी कोशिश कीजिएगा। अभी यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बात कर लेंगे मुल्क की मईशत की, जिसकी किसी को कोई समझ ही नहीं आ रही है कि ये किस समझ जा रही है। हुकूमत कह रही है कि जी कि मईशत जो है दुरुस्त समत की जानिब गामजन है, आम आदमी कह रहा है मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और अगर मुआशी माहिरीन से बात की जाए तो उनको भी समझ नहीं लग रही, वो भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है। हुकूमत हर रोज़ मुआशी इस्तेकाम के बड़े बड़े दावे करती नजर आती है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो दावे हवा में नजर आ रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम की चीखें कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। उधर IMF रोज़ नया मुतालबा लेकर आ जाती है और हुकूमत चुपके से आलमी इदारे के सामने घुटने टेक देती है। IMF की पाकिस्तान में मौजूदा नुमाइंदा ने भी इस हवाले से कहा कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बिजली की कीमत में इजाफा करना होगा। अच्छा, स्टेट बैंक के हवाले से भी उन्होंने बात की कि हमने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा था। उनका मजीद कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में पाकिस्तान के मजीद कर्जे मौखर करने पर भी गौर हो सकता है, जबकि मुल्की बरामदात में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है और मार्च में सालाना बुनियादों पर कई ममालिक के लिए बरामदात में कमी हुई। इससे पहले भी बरामदात में मुसलसल दूसरे माह कमी रिकॉर्ड की गई थी और मौजूदा हुकूमत अपने इब्तदाई 2 बरसों में बरामदात का सालाना हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। जी हाँ, अगर रवा माली साल की बात करें तो हुकूमत ने बरामदात का हदफ 22.7 बिलियन डॉलर मुकर्रर किया है। ये हदफ हासिल करने के लिए जीडीपी की शरह है, शरह नमो को 6.2% होना ज़रूरी है, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता। अदरवाइज़ फिर जो है वो वही हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ों में जैसे पहले है, हमारी आवाम कर्ज़ों में है, तो ऐसे ही रहेगा। और इस वक्त हम महंगाई की भी बात करते हैं, साथ साथ हमजा मईशत की बात वही बात आ जाती है कि महंगाई वैसी की वैसी है, फिर मईशत जो है मुस्तहकम कहाँ पर नज़र आती है? बिल्कुल ऐसी है। आम आदमी जो है ये क्वेश्चन कर रहा है। फिर अब गर्दिशी कर्ज़ों की बात हो रही है। गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने के लिए आपको बिजली महंगी करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली बोझ किस पर आएगा? आम आदमी के ऊपर आएगा। लेकिन कल एक खबर आई जो खुशाइन थी, जिसको शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए मुसलसल दूसरी मरतबा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 2 रुपये 32 पैसे जो है वो कमी कर दी है और फ़ी लीटर पेट्रोल 1 रुपये 79 पैसे सस्ता किया गया है। फ़ी लीटर पेट्रोल की जो नई कीमत है 108 रुपये 56 पैसे हो गई है। तो हुकूमत की जानिब से जो है ये रिलीफ दिया गया है। हमने देखा कि रुपया भी मुस्तहकम हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, शायद उसकी वजह से भी और आलमी मार्केट का जो ट्रेंड है उसकी वजह से भी ये रिलीफ दिया गया है। मेरे ख्याल में अब हम बात भी कर लेते हैं माहिर मुआशियात हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त हुकूमत का दावा जो था कि IPP से मुआहिदों के बाद बिजली की कीमत में भी कमी होगी, गर्दिशी कर्जे भी कम होंगे, लेकिन अब बिजली महंगी होने जा रही है आम आदमी पर या फिर मईशत पर, इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप? बात यह है कि हुकूमत ने जो एग्रीमेंट IMF के साथ किया है और उसके तहत तो हमने 1 रुपये 90 पैसे तो पिछले दिनों हम बढ़ा चुके हैं। ठीक है। कुल जून के एंड तक सब मिला के तकरीबन 5 रुपए का इजाफा करना है आपको फी किलोवाट आवर मिल्क में। सही। अब आप ये सोचिए कि जब एक शख्स जो है मिडिल क्लास हो या इसी लेवल पे हो लोग, तो उनके जो खर्चे हैं वो तकरीबन 40 से 50% उनके बिल में इजाफा होगा। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों पर कितना इसका भारी असर पड़ेगा। सनती शोबर पर इसका असर 25 से 30% होगा और ख्याल ये है कि इससे खास तौर पे आपके एक्सपोर्ट जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होंगे। ठीक है। इसलिए कि कॉस्ट ऑफ जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो आपकी कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट कम हो सकते हैं, प्रोडक्शन कम हो सकता है और अफरात ज़र में इजाफा होगा इस बड़े इजाफे के नतीजे में। ठीक है। ठीक है सर, ये बताइएगा, हुकूमत तो कह रही है कि रुपया मुस्तहकम हो रहा है, हम देख भी रहे हैं कि रुपया जो है वो मुस्तहकम हो रहा है, तरसीलात ज़र भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वज़ीर आज़म इस मामले में खुश भी हैं। इन दोनों चीज़ों का क्रेडिट किसका बनता है? और अगर हम क्रेडिट दे भी रहे हों, क्या मईशत दुरुस्त समत में है? क्या तरसीलात ज़र जो है बढ़ने की वजह यह है कि वो लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर यकीन कर रहे हैं या फिर लोगों के हालात इधर इतने मखदूश हो गए हैं, जो बाहर लोग मौजूद हैं उनको ज़्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं? ये आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। देखिए, जो आपके रेमिटेंसेज की बढ़ने की वजह से आप ये सोचिए कि रेमिटेंसेज में 26% इजाफा हुआ, जो तारीख में कभी नहीं हुआ था जी। और उसके वजह से आपका जो तिजारती या करंट अकाउंट का जो खसारा है खत्म हो गया है और अब आप पिछले 8 महीने में सरप्लस में रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से जी। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि रेमिटेंसेज में इजाफा क्यों हुआ है और क्या ये मुसलसल ये इजाफा रहेगा?
जी, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि यहाँ चूंकि बेरोजगारी वगैरह में इजाफा हुआ है, तो जिन घरों में पैसा आता है बाहर से, उसमें ज्यादा जरूरत पड़ी है। ठीक है। दूसरी तरफ जबकि आपकी करेंसी में थोड़ी सी गिरावट शुरू हुई, तो आपको वही रुपया देने के लिए ज्यादा डॉलर भेजने पड़ते हैं। जी, सही। और तीसरी वजह जो मैं समझता हूँ सबसे अहम है, और वो ये है कि आपका ट्रैवल वगैरह जो है वो तकरीबन बंद है माइग्रेंट वर्कर्स का। जी। और एक लिहाज से एक और चीज भी आप चाहें तो ये देखें कि हुंडी से अब हमारे ट्रांजैक्शन ऑफिशियल अकाउंट पे आ गए हैं। हाँ जी, इसमें हमारे बैंकिंग सिस्टम की कामयाबी। ठीक है बिल्कुल। सर। तो सर जी। पाशा साहब, मार्च में हम देख लेना तो सालाना बुनियादों पर कई ममालिक के लिए बरामदात में कमी भी हुई है। गुज़श्ता माह देखें तो कीनिया के लिए बरामदात में 31% की कमी है, सऊदी अरब ने 19% की है, और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए तो बरामदात में 10% की कमी रिकॉर्ड की गई है। एकदम बरामदात में इतनी कमी की वजूहात क्या समझते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से कुछ इतना बड़ा गिरावट नजर नहीं आई है। और अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स देख लें तो मार्च के फिगर्स काफी इंकरेजिंग है एक्सपोर्ट के लिहाज से। हमारा प्रॉब्लम कुछ और है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंपोर्ट्स में उससे भी तेजी से इजाफा हो रहा है बरामदात के बजाय। और इसकी बहुत बड़ी वजह तो आपको पता है कि हम 3 ज़री शोबे के चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटीज में। सबसे ज़्यादा कपास, फिर गंदम और फिर चीनी। तो हमारी पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक्सपोर्ट में भी इजाफा है और इंपोर्ट में उससे ज़्यादा इजाफा है। बिल्कुल ठीक है सर। अब हम बजट तैयारी के मरहले में हैं, इकोनॉमिक आउटलुक आपके सामने है। इन हालात में हमें बजट कैसे तैयार करना चाहिए, किन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप IMF के प्रोग्राम में रहते हैं और इसको आप किसी तरह से रीनेगोशिएट करके आगे नहीं ले जा पाते थर्ड अटैक की वजह से, तो आप देख रहे हैं कि थर्ड अटैक अब तकरीबन फर्स्ट अटैक के लेवल पर पहुंच रहा है, खुदा न खास्ता। अगर आपको IMF के प्रोग्राम में रहना पड़ेगा और वो मानते नहीं है, और शराइत जो आपने दस्तखत कर दिए थे कुछ दिन पहले उनको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ये तारीख का सबसे सख्त बजट होगा। अच्छा, उसमें क्या होगा जी? सबसे पहले सही से आपको तकरीबन 700 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और उससे पहले आज से लेकर जून तक आपको आगाज में पहले ही कुछ चीजें करने पड़ेंगे। ठीक है। आपका जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वगैरह उसमें इजाफा करना पड़ेगा। साथ साथ आपके खर्चों में आपको कमी लानी पड़ेगी। और जो हमारा खसारा है बजट का, वो तकरीबन इस साल हमारा अंदाजा है कि 8.5% होगा GDP का। उसको इमीडिएटली एक साल में, अगले साल आपको 8.5% से 5.5% पे लाना पड़ेगा। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ है। सही। तो लिहाजा अगर हम IMF के प्रोग्राम में रहे तो तारीख का सबसे सख्त प्रोग्राम बजट होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद और हमें जो मुआशी सूरत हाल उसको वो किस नज़र से देख रहे हैं इस हवाले से हमें बता रहे थे। और हम हमेशा से बात करते हैं कि आम आदमी की मैशत तो उसका किचन है, कि उसका किचन कैसा चल रहा है। और वही सबसे अहम चीज़ है कि क्या आवाम तक जो मुआशी बेहतरी आ रही है, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, वो चीज़ें ट्रांसलेट हो भी रही हैं कि नहीं? समरात भी पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं? चलें अब आगे बढ़ते हैं। चाल रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे की बात करते हैं जो बलूचिस्तान है। मुमलिकत खुदादात का ये सबसे बड़ा सूबा है, मगर तरक्की के हवाले से बात कर ली जाए तो सबसे पसमानदा तरीन सूबा भी यही है। गवर्नेंस के फुकदान की वजह से सूबे के अवाम को सेहत आमा समेत बुनियादी मसाइल जो हैं वो हमेशा ही दरपेश रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। बलूचिस्तान के जो दही इलाके हैं वहाँ पर लोगों को सेहत आमा की सहूलियात फराहम करने के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत बनाए गए हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर अब भी बहुत से काम करने की ज़रूरत है। सेहत आमा से मुतालिक ये इदारे अब भी PPHI के मातहत हैं, जो कि बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की सतह पर अभी तक भी कोई इकदाम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, 2007 में जो ये PPHI हैं, इन्होंने जब सूबे में काम शुरू किया तो इसके मातहत तकरीबन 400 के करीब जो थे वो बुनियादी मराकज़ सेहत थे, यानी कि BHUs थे। अब इनकी तादाद तकरीबन 761 हो गई है और अगले साल तक मज़ीद 200 जो ये
PHUs हैं ये काम, PPHIs हैं ये काम करेंगे और BHUs की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है और इम्कानात हैं कि ये मज़ीद हो जाएगी। ये एक खुशाइन बात है। और 151 बुनियादी मराकज़ सेहत में लेबर रूम, 150 में जो है वो लेबॉर्ट्री कायम है जहाँ बुनियादी टेस्ट की सहूलत भी मुफ्त में दस्तयाब है, जो कि अच्छी बात है कि वहाँ पर काम हो रहा है। काम हो रहा है बिलाशुबा। PPHI बलूचिस्तान के दही इलाकों में सेहत आमा के लिए बहुत काम कर रही है, मगर अब भी मैं वही बात पहले भी कर रही थी कि हुकूमती सतह पर शोबा सेहत में बेहतरी लाने के लिए मजीद इकदाम की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के अवाम मुंतज़िर हैं इस बात के कि उनकी बदहाली पर सियासत चमकाने की बजाय उन्हें हकीकी रिलीफ फ्राहम किया जाए। हाँ, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, मजीद अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। लियाकत शाहवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बलूचिस्तान के लोगों को अक्सर हम देखते हैं कि इलाज के लिए किसी बड़े शहर का रुख करना पड़ता है, उनको तो सूबे से ही दूसरे सूबे की जानिब आना पड़ रहा होता है। क्या अब उनको उनके इलाकों में जदीद सहूलियात मुहैया हो गई हैं? आप हमें जो करंट सिचुएशन है वो बताइएगा। इंशाअल्लाह बिल्कुल होंगी और यही हमारा विजन है। बलूचिस्तान में जो हेल्थ रिफॉर्म्स है उसका मेन मकसद ये है कि लोगों को उनके अपने एरियाज़ में हेल्थ की फैसिलिटी फराम की जाए, ताकि बड़े शहरों और हॉस्पिटल पे जो पेशेंट्स का दबाव है, प्रेशर है, वो कम हो। और इस सिलसिले में हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो 555 हुआ करते थे, इस गवर्नमेंट में बढ़ाते बढ़ाते हमने 761 तक ये इस्टेब्लिश कर लिए हैं। 102 RHCs हैं हमारे। 8 नए टीचिंग हॉस्पिटल्स बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हम जो है ना इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 8 ये हिस्ट्री है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। और बलूचिस्तान के जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, इनके पास तो बलूचिस्तान में कोई सहारा आसरा था ही नहीं। ये अपने इलाज के लिए दीगर शहरों का, दीगर सूबों का रुख करते थे। अब बलूचिस्तान की हिस्ट्री का पहला कैंसर हॉस्पिटल, उस पर तेजी से काम जारी है। और एक और खुशखबरी बलूचिस्तान के अवाम के लिए, वो बच्चे जो कैंसर से मुतासिर हैं उनके लिए पीर्स ऑन्कोलॉजी अलहदा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में बच्चों के लिए उनके केयर के लिए एक अलहदा से एक पूरा ब्लॉक हमने इस्टेब्लिश किया है। और दूर दराज एरियाज में टेली मेडिसिन की फैसिलिटी भी हम फराम कर रहे हैं। 4 टेली मेडिसिन के जो सेंटर्स हैं वो बलूचिस्तान के दूर दराज एरिया, जाफराबाद, वाशुक, दुकी, मस्तोंग, वहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किए। 10 और हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सही। और इस हेल्थ रिफॉर्म पैकेज में जो 2.5 से 3 अरब रुपए ऑलमोस्ट बलूचिस्तान सालाना मेडिसिन प्रोक्योरमेंट और इक्विपमेंट मशीनरी के लिए एलोकेट किया जाता है। ये पैसे जो है ऊपर सेंट्रलाइज लेवल पे चंद लोग इसमें अपने किकबैक कमीशन के लिए जाली अद्वियात, सब स्टैंडर्ड अद्वियात वो प्रोक्योर करते थे और बाकी पैसे कमीशन की नजर होते थे। उस सिस्टम को हमने चेंज किया, अब उसको हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। हॉस्पिटल्स में भी हर एक जो मेडिकल ऑफिसर है या MS है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ऑब्जेक्टिव जो कंडीशंस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपना डिमांड जो है वो करता है और उसी के मुताबिक उसको वो प्रोक्योरमेंट भी कर सकता है और मेडिसिन अपने पेशेंट्स को। शाहवानी साहब, बलूचिस्तान के 761 बेसिक हेल्थ यूनिट्स पर की बात की जाए तो क्या काम किया गया है और क्या ये अब मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल है। सालाना 40 लाख पेशेंट्स जो है वो यहाँ से मुस्तफीज हो रहे हैं। OPDs में जाते हैं, उनको मेडिसिन भी मिलते हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा जो विजन है वो ये है कि बड़े शहरों और हॉस्पिटल्स पर से जो प्रेशर है, बर्डन है, उसको कम किया जाए, उसको शिफ्ट किया जाए 102 RHCs में, उसको शिफ्ट किया जाए 761 जो BHUs है यहाँ पे, उसको शिफ्ट किया जाए जो टेली क्लिनिक्स हैं वहाँ पे, और पूरे बलूचिस्तान में टेली क्लिनिक्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ये जो 761 BHUs है, 108 BHUs तो सिर्फ 2020 में हमने इसमें इजाफा किया है। तो दिस इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। और इसका मकसद है प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ साथ क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर सिस्टम, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और जो पैंडेमिक डिजीज है उनमें लोगों को जो है फैसिलिटीज फराम करना। गुज़िश्ता साल जो है 70,799 बच्चों को मोहल्लिक अमराज जैसे पोलियो है, उसमें काली कांसी, खुनाक, एपिटाइटिस और डायरिया,
वगैरह से बचाव के जो है इनको हमने वैक्सीनेट किए हैं, इंजेक्शन फराम किए हैं और ग़िज़ाइयत की कमी की शिकार तकरीबन 58,000 बच्चों को जो है उनकी स्क्रीनिंग की गई और फैमिली प्लानिंग के पेश नज़र 1,28,000 अफराद की जो है को कंसल्टेंसी दीगर जो है ठीक है। लियाकत शहवानी साहब, आप काफ़ी मंसूबों की हमें बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये मंसूबे पाया तकमील तक भी पहुंचेंगे। अब हम दूसरे सूबों की बात कर लेते हैं जिन्होंने हेल्थ कार्ड जो हैं, सेहत कार्ड जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए हैं। मुस्तकबिल में बलूचिस्तान के अवाम जो हैं क्या इस सेहत कार्ड से इस्तेफादा कर सकेंगे? आपका प्लान क्या है? जी, मैंने जिक्र किया हमारा सेहत कार्ड जो होगा, अब उसको सेहत कार्ड का हम नाम दें या कोई और नाम दें, जो मैंने जिक्र किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर 1.8 मिलियन फैमिलीज ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। तो ये सबको हम जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो कवरेज देंगे यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, तो इसको नाम अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, कोई भी नाम इसको हम दे सकते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी सेहत कार्ड के हैं, आई अप्रिशिएट KPK गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इंशाल्लाह बलूचिस्तान में हम अपना भी लॉन्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जो फैसिलिटीज हैं और इस कवरेज है वो सेहत कार्ड से ज्यादा हो, कम ना हो। शहवानी साहब, हम देखते हैं कि सेहत के बजट के हवाले से अक्सर सूबे रोना रो रहे होते हैं। क्या आपको तो किसी किस्म के सेहत के बजट के हवाले से कोई मुश्किलात दरपेश नहीं है? बजट पूरा है आपके पास? जी बिल्कुल, मुश्किलात दरपेश हैं, न सिर्फ सेहत बल्कि पूरे बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के हवाले से, सर्विस डिलीवरी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ है, हमें बहुत मुश्किलात हैं और टोटल जो है 400 अरब रुपए का हमारा सालाना बजट है जो अब हमने बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचाया है और उसमें 80 से 82% जो पैसे हैं वो नॉन डेवलपमेंट सेक्टर की नज़र हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके तनख्वाहें और पेंशन 82% वहाँ पे चले जाते हैं। हार्डली 80 से 100 अरब रुपए हमें बचते हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हमने मेडिसिन प्रोक्योरमेंट करनी है, जिसमें हमने नए स्कूल इस्टेब्लिश करने हैं, रोड बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, ह्यूमन HR डेवलपमेंट इसी से हमने करना है, ब्रिजेस भी बनाने हैं। तो बड़ा एक मुश्किल अमल है। बलूचिस्तान को खसूसन चूँकि तरक्की में बलूचिस्तान दीगर सूबों से बहुत पीछे रह चुका, फास्ट में मिस गवर्नेंस भी एक मैटर रहा, फेडरल गवर्नमेंट ने अहमियत भी नहीं दिया, CPEC के प्रोजेक्ट्स में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया, एनर्जी के CPEC के प्रोजेक्ट्स में बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं मिला। अब कुछ बेहतरी है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उनका भी फोकस है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट विजन है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का, उस विजन के तहत कम वसाइल में जितना हमने बलूचिस्तान को डेवलप किया, हिस्ट्री उठा के देख लें, मैं नहीं कहता मेरे। ठीक है लियाकत शहवानी साहब, ये बताइएगा कि मेडिकल अमल अगर उनकी हम बात कर लें, दूर दराज इलाकों में ड्यूटी देना खासा मुश्किल होता है। हार्ड जोन की भी बात कर ली जाए, जब इन इलाकों में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को भेजा जाता है उनकी ड्यूटी को यकीनी बनाने के लिए, क्या कोई इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, कोई खुसूसी पैकेज है जो दिया जाता है? जी, पैकेज तो यही है कि दूर दराज के एरियाज़ में हम जो है डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, उनके लिए उनका मेन इशू ये होता है रिहायशी सहूलियात, वो हम अब फराम कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैट्स इंशाल्लाह हम बना रहे हैं और उनको इजाफी पैकेज हम दे रहे हैं, रिस्क अलाउंस हमने दिए हैं, कोरोना में डॉक्टर्स को जो है इजाफी बोनसेस हमने दिए और एग्रीमेंट के तहत भी जो डॉक्टर ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट एज ए डॉक्टर, वो इस बात का पाबंद होता है कि वो मुतल्लिका अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सर्व करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते और बहुत से डॉक्टर जो एडॉक पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो ड्यूटी प्रॉपर नहीं करते और ऐसे कोई 100+ डॉक्टर जो है हमने जॉब से उनको फारिग भी किया, टर्मिनेट किया है, और बहुत सारों को सस्पेंड भी किया है और गुजारिश करते हैं उनसे कि डॉक्टर जो है मसीहा है और कुछ मसीहा जो है अनफॉर्चुनेटली माफिया का हिस्सा बन जाते हैं, एज अ माफिया वो बिहेव करते हैं। हालांकि हेल्थ एसेंशियल सर्विसेज एक्ट बलूचिस्तान गवर्नमेंट में लागू किया है, जिसके तहत कोई डॉक्टर पेशेंट को OPD में और किसी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में छोड़ के वो एहतजाज के लिए नहीं आ सकता। उसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स इस तरह के एहतजाज करते हैं और पेशेंट्स का कम केयर करते हैं। चूंकि डॉक्टर का एक ऐसा शोबा है जो जिसके लिए कमिटमेंट और डेडिकेशन
वो पैकेज से ज़्यादा अहमियत रखती है। उस स्पिरिट तक डॉक्टर साहिबान जो है उनकी तरबियत भी यही है, ट्रेनिंग भी यही है, उनको पढ़ाया जाता है, उस पर अमल दरामद उनकी जिम्मेदारी। बाकी बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनको वेल फैसिलिटेट कर सकें और मजीद हम कर सकें, और उस पर जैसे मैंने जिक्र किया वो सिलसिला जारी है। ठीक है लियाकत चवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो खुसूसी तौर पर सेहत की सहूलियात हैं पूरे पाकिस्तान में बेहतर हों, और जो सूबा पीछे रह गया है उसमें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मंसूबों का आगाज़ किया गया है वैसा ही हो, और आवाम को जो है उनकी दहलीज पर जो है कम अज़ कम सेहत की सहूलियात में असर हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं हमजा, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं और हमेशा की तरह इस बार भी खेल के मैदान से हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ी बड़े अच्छी फॉर्म में हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेट की जहां इस वक्त हम बात करते हैं कि अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, अच्छी खेल हमें देखने को मिल रही है। कौमी क्रिकेट टीम इन दिनों भरपूर फॉर्म में है। जैसा कि मैंने कहा भी, जनूबी अफ्रीका को वनडे के बाद T20 सीरीज़ में भी शिकस्त का दाग देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी टीम इस वक्त फॉर्म में है। हाँ, पाकिस्तान हार तो सकता नहीं है इस सीरीज़ को, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, बेहतरीन मौका है। वैसे तो 4-0 से पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन अब ये अगर ये कह लिया जाए कि फैसला कुन T20 मैच ये पाकिस्तान के लिए है तो ये गलत ना होगा, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे ही सेंचुरियन से ये मैच खेला जाएगा, और पाकिस्तान में ये जो है हम देख सकेंगे पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज़ में 2-1 से बरतरी हासिल है। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेज़बान टीम को उस तरह से आउट क्लास कर दिया जिस तरह मेज़बान टीम ने दूसरे मैच में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया था। पाकिस्तान ने 204 रन का जो हदफ है वो 18वें ओवर में बासानी बिल्कुल आराम से, एक विकेट भी हमने खुद ही गवा दी, आखिर में वो हमने हासिल कर लिया था। बिल्कुल ऐसे ही। और बाबर आजम ने 122 रन का जो जारहाना इनिंग्स खेली थी, एक अच्छी शानदार इनिंग्स खेली थी, उसी की बदौलत हम ये मैच जो है जीत चुके हैं। और ना सिर्फ बल्कि मेरे ख्याल में हमें मोहम्मद रिजवान को भी इसमें क्रेडिट देना चाहिए, बहुत क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि शराकतदारी अगर बहुत अच्छी थी तो ही ये मेरे ख्याल में हम मैच बासानी जीत सके। बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी ज़्यादा तनकीद हम भी कर रहे थे, बाकी जो एनालिस्ट थे, जो नाकिदीन हैं, वो भी तनकीद कर रहे थे, ख़ास तौर पे बाबर के स्ट्राइक रेट पे बात हो रही थी। अब बात करेंगे आज के मैच के हवाले से भी, गुज़श्ता जिक्र भी करेंगे, सीरीज़ की बात भी करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान अब हार नहीं सकता सीरीज़, ये तो साई ऑफ रिलीफ है, लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरी तौर पर यह मैच अब जीतना चाहिए ताकि सीरीज़ हम जीत सकें। हमें कुछ तब्दीली करनी है मैच में, क्या उम्मीद रखें? बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान को ये मैच हारना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हारना नहीं चाहिए। और जो दूसरा मैच पाकिस्तान हारा था वो भी पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए था। उसकी एक वजह ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम की ये वाली बॉलिंग इतनी कमजोर है कि ये खुद आपको रन्स देंगे। इन्होंने खराब बॉलिंग करनी ही करनी है, इनकी उतनी अहलियत और सलाहियत ही नहीं है कि ये अच्छी बॉलिंग मुसलसल कर सकें। तो इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान को दूसरा भी मैच नहीं हारना चाहिए था, और आज तो बिल्कुल चौथा मैच पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए। सीरीज पाकिस्तान को अपने नाम करनी चाहिए और एक अच्छे नोट पर इसका इख्तिताम जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान को बरतरी हासिल है अपनी बॉलिंग में भी और अपनी बैटिंग में भी, और पाकिस्तान को उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। जनूबी अफ्रीका के पास बैट्समैन कुछ अच्छे जरूर हैं और वो बड़ी अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए रन्स ऑन बोर्ड जरूर कर सकते हैं। तो हमारे पास भी बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताएं कि कौमी टीम इस वक्त जो भरपूर परफॉर्म कर रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि वनडे के बाद जो T20 सीरीज़ है हम वो जीत जाएंगे? वैसे तो मौका हमारे पास अच्छा है, जैसे कि हमारी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है, तो हमें हार का भी सामना करना पड़ सकता है या हम जीत जाएंगे? हमारे खिलाड़ी इस काबिल आप समझ रहे हैं? देखिए, हारना चाहिए नहीं, इस काबिल हम भी हैं और जीतने के काबिल वो नहीं है। हम जीतने के काबिल हैं, वो जीतने के काबिल नहीं है। दो चीजें हैं ना जी। पाकिस्तान बहुत अच्छी फॉर्म में है, पाकिस्तान का पेस अटैक, पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है निस्बतन। जनूबी अफ्रीका की आप बॉलिंग लाइन को देखते हैं ना, आप देखिए उनके पास 2-3 ऐसे बॉलर्स हैं 20 ओवर्स के दौरान, 20 ओवर्स में उनके पास 20 ओवर्स अच्छे करने वाले बॉलर्स नहीं हैं। तो इसलिए ये किसी भी तौर पाकिस्तान को ये सीरीज जो है, जैसे हमजा अभी बता रहे हैं, 4-1 से तो कम अज कम 3-1 से तो कम अज कम अपने रन करनी चाहिए।
ये पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है, अच्छी फॉर्म में है, क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, मुखालिफ जरा कमजोर है और इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हुए सीरीज को अपने नाम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इमरान, हमें ये भी बता दें, हम लोग बात कर रहे थे ओपनिंग पेयर की खुसूसी तौर पर, हमें दोनों उसमें कुछ मिसफिट नजर आते थे जब कोई बुरी परफॉर्मेंस नजर आती है। सब फ़खर की बात कर रहे थे कि आप क्यों फ़खर को डीमोट कर रहे हैं जो कि हैं ही ओपनर, फिर आप अगर शर्जील को साथ ले आते हैं तो आपका तो ऐसा लीथल प्लेयर बन जाएगा जैसे आपको वार्नर या फिंच खेल रहे होंगे, तो एक भी चल जाएगा तो काम हो जाएगा। क्या अब आपको लग रहा है कि जो गुज़श्ता मैच की परफॉर्मेंस है उसके बाद यही हमारा T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर है? देखें हमजा, दो चीजें इसमें भी आपको देखना पड़ेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर एतमाद नहीं था। अगर उनको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर एतमाद नहीं था तो उसका मतलब यह है कि उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को मुंतखब किया उसी पोजीशन के ऊपर जहां पर पहले से दो खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर उनको बाबर आजम पर एतमाद नहीं है, मोहम्मद रिजवान पर एतमाद नहीं है, तो फिर तो सिलेक्शन कमेटी होनी नहीं चाहिए। इस सिलेक्शन कमेटी आप वो विजडम की क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आ गया है, ठीक है, वो बेहतरीन बैट्समैन बन गया बाबर आजम, और सिलेक्शन कमेटी उसके ऊपर दो खिलाड़ी और डाल रही है जो ओपनिंग पोजीशन पे हैं। देखें इस वक्त भले वो फखर जमान है, भले वो शर्जील खान है, जब आपका सेट ओपनिंग पेयर होता है उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये T20 वर्ल्ड कप तक जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन जो उनकी करंट फॉर्म लगी हुई है इसको तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। अल्लाह करे कि वो T20 वर्ल्ड कप में जाए तो उससे भी ज्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा करे। लेकिन आपको जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी आपको कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, अच्छे भले प्लेयर्स को, आपने तजर्बा भी किया ना उसके बाद, शजीर को बुलाया, फखर को आप क्यों नीचे लेके आ रहे हैं? जो लड़के नीचे 1 डाउन या 2 डाउन की पोजीशंस के ऊपर खेलते हुए आ रहे हैं उनका क्या कसूर है? आप एक ही पोजीशन पर 4 खिलाड़ी टीम में शामिल करके टीम मैनेजमेंट के लिए मुसीबत का बायस बनते हैं। तो ये सिलेक्शन से सवाल किया जाना चाहिए जो आपने सवाल किया है कि जनाब आपने सिलेक्ट क्यों कर लिया। एक भरकम इतना सेहतमंद खिलाड़ी जैसे कोई WWF में जा रहा है, वो क्रिकेट खेलने के आप कर लिया है, तो खुदा का खौफ करें। आपको इतनी ही जल्दी है खिलाने की तो फिर आप उमर अकमल को क्यों नहीं लाते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आपके पास वैसे ही फिनिश करने के लिए एक बैट्समैन मौजूद ही नहीं है, हम लैग कर रहे हैं, हम बार बार वहां पर देख रहे हैं कि किसको फिट कर सकते हैं। हमारे पास प्लेयर मौजूद है, उसकी हम कोई दरखास्त मानने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट में हम जा रहे हैं अपने प्लेयर के खिलाफ ही, उमर अकमल को हम इस्तेमाल करें। मैं भी यही कहता हूँ कि उसकी बुरी फॉर्म भी जो हम इस वक्त तैयार कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर, उससे बेहतर ही होती है। देखें जी, 4 साल हो गए हैं, 5 साल, आपने उस नंबर पर कितने खिलाड़ियों को आजमा लिया है और कितने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेटर बनवा दिया, लेकिन आप मुतबादल नहीं ढूंढ पाए। बिल्कुल ऐसा। अब ये भी काम मिसबाहुल हक को खुद ही करना पड़ेगा। इफ्तिखार के शहर से तो वो निकल आए हैं, अब इस सीरीज के बाद यकीनी तौर पर वो आसिफ अली की मोहब्बत से भी दस्तबरदार हो जाए। अच्छा, हाँ, और फिर वो अगर कहीं और देखेंगे तो यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शर्जील खान को मौके दे रहा है, उनको टीम में कर रहा है, बजाय इसके बावजूद कि उनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आजम खान को बगैर किसी कारकर्दगी के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बुलाकर उनकी फिटनेस के ऊपर काम किया जा रहा है, तो और वही बर्ताव फिर उमर अकमल के साथ भी किया जाना चाहिए। शर्जील ने भी पाकिस्तान के लिए अगर क्रिकेट खेलनी है तो उमर अकमल ने भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है। आपके कवानीन से होने चाहिए और वो किसी शख्स की नहीं, वो पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की टीम को नंबर 5-6 पर एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है तो जो बैट्समैन आपको मौजूद है उससे काम लिया जाना चाहिए और जरूर लिया जाना चाहिए। इमरान, अगर ये बैटिंग लाइन की हम बात कर रहे थे, बॉलिंग लाइन की हम बात कर लें तो इस दौरे के दौरान हमने देखा कि वो काफ़ी लड़खड़ा रही थी। हमारी बॉलिंग लाइन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेन क्रिकेटर्स की बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी या हारिस की बात कर लें, तो वो भी बड़े आराम से रन्स दे रहे थे। बॉलिंग में हमें क्या काम करने की ज़रूरत है? क्या खिलाड़ियों को तब्दील करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। देखें, ये क्रिकेटर जो है ना, ये बिल्कुल किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, बिस्किट की या मशरूबात की फैक्ट्री में। ये इनके बनने का बड़ा प्रोसेस होता है, बड़ा अमल होता है, और जब वो बन जाते हैं तो फिर उनको संभालने की जरूरत होती है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ या इस पाकिस्तान की टीम में जितने भी आपके फास्ट बॉलर्स आपको नजर आते हैं, इन सब की कारकर्दगी बहुत शानदार है। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जब आपको 200 के ऊपर 200 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कंडीशंस को समझने की जरूरत है। ठीक है, जब कंडीशन बैटिंग पैराडाइज होंगी, ट्रू बैटिंग पिचेस होंगी, तो वहां पर मुश्किलात आती हैं, और उन्हीं की कारकर्दगी, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप अपने टॉप क्रिकेटर्स को, अपने टॉप बॉलर्स को
उनकी सलाहियतों के ऊपर आप निशाना नहीं लगा सकते। हाँ, ये जरूर देख सकते हैं कि क्या बॉलिंग अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि साउथ अफ्रीका की इस टीम में उनके पास बैट्समैन अच्छी है, और साथ ही साथ हमें ये भी रखना चाहिए कि यहाँ पर रन बहुत बनते हैं। आपको याद होगा 434 रन यहाँ पर एक मैच एक इनिंग और 434 वो चेज भी हुआ। हाँ जी, चेज हुआ। तो 850 के करीब लगभग रन यहाँ पर बन चुके हैं, और T20 में यहाँ पर पास स्कोर 200 बन जाता है। तो इसलिए ट्रू बैटिंग पिचेस होती हैं तो वहां पर इतना मार्जिन जरूर मिलना चाहिए आपके फास्ट बॉलर्स को कि उनको उनकी कारकर्दगी, हाँ लाइन अच्छी पर बॉलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खराब बॉलिंग कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ये चीजें जरूर देखी जानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ये वाला जो पेस अटैक है जिसमें शाहीन है, हारिस हैं, हसनैन को वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वहां पर खेलें। उनको टीम के साथ सैर कराने से बेहतर है कि वो क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, सारे के सारे मैचेस खेलें, वनडे कप खेलें, T20 खेलें, अपना कायदर ट्रॉफी के मैचेस खेलें, ताकि उनको गेंदबाजी की सलाहियतें उनमें निखर सकें। लेकिन जहां तक ताल्लुक हारिस रऊफ का है, शाहीन शाह अफरीदी का है, हसन अली का है, ये सारे के सारे पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इनको एतमाद देने की जरूरत है और इन्हीं के साथ। ठीक है इमरान, ये बताइएगा कि हम जब भी कुछ प्लान कर रहे होते हैं तो आने वाले वर्ल्ड कप को देख रहे होते हैं और उसको देखकर अपनी टीम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। अब आने वाला वर्ल्ड कप जो है, हमें T20 वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है। अब हम उसमें फ्यूचर तो उसके बाद देखेंगे, उस वर्ल्ड कप के बाद अगले वर्ल्ड कप को देखेंगे। क्या इस वर्ल्ड कप के लिए हमें फिनिश करने के लिए जो बैट्समैन चाहिए, क्या उसमें शुएब मलिक की जगह नहीं बनती है कि हमें नीचे एक सीनियर बैट्समैन मिल जाए और खासतौर पे इंडिया की पिच के ऊपर मिल जाए? दूसरी बात, मोहम्मद हफीज से हम ओवर क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर वो 2-3 ओवर भी कर देते हैं तो बाकी बॉलर्स के ऊपर बहुत बोझ कम पड़ जाएगा कि अगर उनको मार पड़ रही है तो हफीज ओवर निकाल सकते हैं। देखिए, दो सवाल हैं आपके, एक शुएब मलिक का और एक मोहम्मद हफीज का। बिल्कुल, मोहम्मद हफीज की बॉलिंग अगेंस्ट लेफ्ट हाँ जी, जब बाएं हाथ के बल्लेबाज खेल रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा मौसर होते हैं, ये उनकी एक खासियत है। और जब बिलखुसूस आपके पास बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन सामने हो तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए मोहम्मद हफीज को। और उनकी जो इजाफी खूबी है गेंदबाजी की, कप्तान को ये जरूर देखना चाहिए कि अगर आपके पास एक इजाफी बॉलर मौजूद है जो कि तजर्बाकार भी है, वो अगर उनका बॉलिंग एक्शन का थोड़ा सा मसला है, लेकिन आप ये समझें कि उनको इतना तजर्बा जरूर है कि वो उस खामी पर काबू पाते हुए कुछ ना कुछ जरूर निकाल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो उनको बॉलिंग मिलनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान के लिए आने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए भी कुछ ना कुछ जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इंडिया में इन दिनों जो मैचेस हो रहे हैं IPL में, आप देखें कि वहां पर स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, वहां पर बॉल जो है वो रुक कर आ रहा है। IPL की पिचेस किसी के टूर्नामेंट में क्या होता है ये बात की बात है, लेकिन ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक शुएब मलिक का है, देखें जो बड़े क्रिकेटर्स इतना ज्यादा है और बड़े मैचेस में या बड़े ICC के इवेंट्स होते हैं, जिस तरह से अभी T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तान ने खेली है, तो यहाँ पर तजर्बा बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि उस दबाव से वो खिलाड़ी एक अरसे से गुजर रहे होते हैं, तो वो उनके हिसाब पर ज्यादा बेहतर अंदाज में काबू रखकर पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ना, आपका मिडिल ऑर्डर है क्या, आपके बाबर और मोहम्मद रिजवान ऊपर से आउट हो जाए और मोहम्मद हफीज आउट हो जाए तो आपको पता ही नहीं आता लगता कि नीचे से अब रन करेगा। तो बहुत ज्यादा अपनी इस टीम की जो फॉर्मेशन है उसको देखते हुए और अपने बैट्समैनों को देखते हुए 2-3 चीजों पर जरूर काम करना चाहिए। शुएब मलिक पर नजरसानी जरूर की जानी चाहिए, उमर अकमल के केस को मेरिट पर हल किया जाना चाहिए, और उनकी क्रिकेट की सलाहियतों को देखते हुए, अभी मैं कल परसों सलमान भट्ट साहब बता रहे थे, वो ये कह रहे थे जी कि उमर को खुद नहीं पता कि वो कितना अच्छा बैट्समैन है, और पाकिस्तान टीम में जितने भी लोग निचले नंबरों पर खेल रहे हैं वो सब मिला के भी एक उमर अकमल नहीं बनता। बिल्कुल, तो ये इस चीज का एहसास, बिल्कुल ये अहम तब्दीलियां होनी चाहिए और उमर अकमल को खुद भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके पास क्या क्लास है, कितनी अच्छी बैटिंग है उनकी। बहुत शुक्रिया, हाफिज हमारे साथ मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज का मैच भी जीत जाएगा और सीरीज अपने नाम करेगा। अच्छा इशाल, खूबसूरत ज़ुबान कौन सी हो सकती है, ज़बान कौन सी हो सकती है? एक वो जो तिलावत कलाम पाक करे और दूसरी वो जिससे हम नाते रसूल मकबूल सुन सकते हो। इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? तो कोई चीज़ नहीं हमारे साथ जो है इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तारीफ़ें बिल्कुल ऐसे उनके लिए कही जाती हैं, उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और जितनी खूबसूरती से ये बयान की जाती है, बयान करने वाले के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और उसकी आवाज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कितनी खूबसूरती से वो नात बिल्कुल ऐसे ही है। नात खां जो होते हैं वो गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर कर देते हैं। हमारे साथ जो हैं नौजवान नात खां बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल भट्ट।
बिलाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का मुझे। आज आपने कौन सा कलाम जो है मुंतखब किया है हमें सुनाने के लिए? मैंने एक कलाम मुंतखब किया है, मुफलिस ज़िंदगी अब ना समझे कोई। अता कीजिए। मुफलिस ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा से दरूं, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़ादे सफ़र मिल गया, ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी, उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चराग़े हरम, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चराग़े हरम, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफलिसे ज़िंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा से दरूं,
पत्थर को आईनागर मिल गया। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप आए, आपने हमारे दिलों को नाते रसूल मकबूल से मुनव्वर किया। बहुत शुक्रिया आपका। इल्मो इरफान के बस की बात नहीं, नात इंसान के बस की बात नहीं। यही हकीकत है कि ये बहुत खैर वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो तौफीक देता है कि वो उसकी हमदो सना कर सकें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज सकें, उनके लिए उनकी तारीफ़ में कुछ अल्फाज बयान कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही आज जुमतुल मुबारक है। हमारे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ कीजिए और हम ये कोरोना वबा से छुटकारा हासिल कर सके पूरी दुनिया, ये दुआ कीजिए। हम दोनों को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।